दोस्तों आजकल ना समाज में अगर आप लोग देखोगे दो इंसानों को आपस में किस तरीके से ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं जानवरों से हम लोगों को कुछ सीखना चाहिए। जानवर आज की डेट में एक ऐसा उदाहरण पेश करते हैं कई बार कि इंसान जो है वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते। इंसान तो ऐसी रेस में लगे हुए हैं कि इसके सर पे पैर रख कर आगे निकल जा, उसको पीछे छोड़ दिए, मेरे से आगे कैसे निकल गया, चिड़े जा रहे हैं, वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। और जानवर कहीं ना कहीं आज की डेट में एक दूसरे की हेल्प करते हुए नजर आते हैं और इस तरीके का एक मैसेज देकर जाते हैं कि हम इंसान जो हैं वो भी इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की जान जोखिम में जब पड़े तो सारे जानवर इकट्ठे हो जाते हैं, पर इंसान जो है वो उठकर नहीं एक ताली बजाते हैं और वीडियो बनाते हैं। अभी ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलती है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप लोग अपनी राय जरूर बताइएगा। हाउस द जोश, हाउस द जोश। दोस्तों तो जोश कैसा है? नो डाउट यार, जोश तो बिल्कुल हाई होना चाहिए, क्योंकि अगर जोश हाई नहीं रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? क्योंकि जोश हाई रहता है तभी तो चीज़ें आगे बढ़ पाती हैं, तभी तो आप लोग अपने आप को बैलेंस कर पाते हो इस बैलेंस डाइट के साथ में। अगर जोश हाई नहीं होगा तो आप लोगों का अपना काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो इस तरीके से ज़िंदगी आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। तो 9 दिसंबर है, काफ़ी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। बाकी आप लोग बताइए कल कैसी आप लोगों की पढ़ाई रही। इसी के साथ में आज जो है आज का टारगेट बनाया कि नहीं बनाया? मॉर्निंग में जिस टाइम डिसाइड किए थे उस टाइम पर उठे या फिर नहीं उठे? और इसी के साथ में जो अगर बात की जाए तो आज के दिन को जितने इफेक्टिवली आप लोग यूटिलाइज करने वाले हो वो कल से थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। ये चीज़ें अगर आप लोगों ने एक बार करना स्टार्ट कर दी तो फिर यार जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाना है। डिस्कशन तो बड़ा प्यारा रहेगा। आईएनए इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस, जिसको हम लोग बैलेंस डाइट बोलते हैं, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं। वैसे आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी ही प्यारी सी कोटेशन है आप लोगों के लिए। बोला गया कि लाइफ इजंट अबाउट फाइंडिंग योर सेल्फ, लाइफ इज अबाउट क्रिएटिंग योर सेल्फ। कई सारे लोग ना मतलब इस तरीके से कि यार मैं ज़िंदगी में क्या करने आया हूँ, मैं पैदा ही क्यों हुआ हूँ, आखिर मेरा ज़िंदगी में पर्पज क्या था धरती पर आने का। कई बार ऐसे थॉट आते हैं, मेरे भी दिमाग में आते थे, आप लोग के भी आते होंगे, पर लेकिन वो थॉट अपनी जगह सही है। पर इन रियलिटी आप लोग कुछ खोजने नहीं आए हैं यहाँ पर कि आप लोग वास्को डी गामा है कि भारत कहाँ है उसको खोज लेते हैं। अरे भारत ऑलरेडी था भाई, तूने कैसे खोज दिया? तूने तो अपने लिए पता लगाया कि हाँ मुझे पता चल गया भारत वहाँ पे, तूने खोजा थोड़ी ना कि तेरी मतलब उससे पहले भारत था ही नहीं, तूने खोज दिया धरती पे। तो वो वाली चीज़ नहीं है। तो हमको यहाँ क्या करना होता है? क्रिएट करना होता है। क्रिएट मतलब आप लोगों को मेहनत करनी है और मेहनत के बूते पर आप लोगों को अपनी लाइफ क्रिएट करनी है। अब उसमें आप लोग कोई भी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। कोई इंसान है किसान बन गया, कोई इंसान जो है आज के डेट में देखने को मिलेगा कि बहुत ही अच्छा बिजनेसमैन बन गया, एक इंसान जो है वो यूपीएससी क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन गया, और इसी तरीके से हर एक इंसान, कोई डॉक्टर, कोई वकील, अलग अलग प्रोफेशन में जाते हैं। तो फाइंड नहीं कर रहे अपने आप को क्रिएट कर रहे हैं, एक प्लान बनाकर स्ट्रेटजी के साथ में मेहनत कर रहे हैं और फिर उस चीज़ को अचीव कर रहे हैं। तो यही ज़िंदगी है इन रियलिटी। आप लोगों को क्रिएट करना है अपने आप को, ना कि अपने आप को ढूंढना है कि हाँ हम लोगों को भगवान ने किसी पर्पज़ से भेजा होगा। वो पर्पज़ ढूंढते हैं भगवान ने क्यों भेजा है। भगवान ने तो बना के छोड़ दिया यार, अब पर्पज़ कुछ नहीं है। बोलो आप जो डिसाइड करोगे वही आप लोगों का पर्पज़ बन जाएगा। बहुत सारे लोग किस्मत पर छोड़ देते हैं कि भगवान ने किस्मत में इसमें लिखा ही नहीं था कि हम लोग ऐसा कुछ करें। अबे किस्मत में क्या नहीं लिखा था? तुमने मेहनत ही नहीं की थी यार उतनी जितना मेहनत करने के वो चीज़ अचीव होनी चाहिए। किस्मत के ऊपर ठेकरा फोड़ने से सोल्यूशन थोड़ी ना निकलता है। अपनी ज़िंदगी में क्या अचीव करना है वो आप लोगों ने डिसाइड करना है, और जो भी आप लोग बन जाओगे वो आप लोगों ने इंजॉय करना है, अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब इसका भगवान के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, गॉड के ऊपर ठेकरा फोड़कर अपनी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाना, ऐसा इंसान जो है वो ज़िंदगी में आप लोग कभी भी कुछ भी अचीव करता हुआ नजर नहीं आएगा। इसलिए जो भी चीज़ आप लोगों ने डिसाइड किया ना वो आप लोग अगर अचीव नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बड़ी बात तो है कि उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार हमने नहीं निकल पा रही है, क्योंकि हम लोगों ने इतनी मेहनत ही नहीं की है, हम लोगों ने उस स्ट्रेटजी के साथ में काम ही नहीं किया है। अगर एक मेहनत और स्ट्रेटजी के साथ में काम किया जाएगा और सिस्टमेटिक वे में प्लानिंग बनाकर आप लोग आगे बढ़ोगे, हर एक दिन को ढंग से यूटिलाइज करोगे, अपने शेड्यूल को फॉलो करोगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखोगे, अपनी इमोशंस जो परिवार को, यारों दोस्तों, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, यार दोस्त, रिश्तेदार, रूममेट सबको लेकर रहती है, उसको मैनेज करना सीखोगे, तो ही जाकर एग्जाम में क्लियर हो पाओगे। एग्जाम बस पढ़ाई करना नहीं है मेरे दोस्त, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि पढ़ाई करना होता तो पता नहीं कौन कौन निकाले था। एग्जाम में इन सब चीज़ों को भी मैनेज करना होता है, अपनी हेल्थ खराब ना हो जाए, ठीक है। इसी के साथ में अपने इमोशंस कि हाँ यार घर पे ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर दिया, ये ऐसा हो गया, वो सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है। तो आप लोगों को एग्जाम निकालने के साथ साथ में बोल सकते हैं कि इन पैरेलल एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी भी आप लोग बनते हो, हेल्थ वाइज भी, माइंड वाइज भी, और एक नया डेवलपमेंट आप लोगों के अंदर होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि एग्जाम क्लियर करने के लिए आप लोगों को क्या करना है? अपनी ज़िंदगी में एक बैलेंस लेकर आना है। तो ये बैलेंस जो है वो आप लोग तभी लेकर आ पाएंगे जब सारी चीज़ों को आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि हाँ ये चीज़ है, और उनको एक्सेप्ट करेंगे। जब तक आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि हाँ ऐसा कुछ है, तो फिर तो क्या सोल्यूशन होगा? तो ये बात है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इस बात को लेकर क्लैरिटी आई होगी और कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा।
ओके, बात बताइए, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसी दिक्कत चल रही है कि आप लोग इसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो? थोड़ी देर के लिए दिमाग को शांत रखना और फिर देखना आप लोगों को रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, ये भारत रत्न अवॉर्डी है, इनका नाम आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इनका नाम बता पाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर इनके बारे में कल आप लोगों को पता चलेगा। ओके, बाकी कैसा रहा इलेक्शन का रिजल्ट? कई सारे बच्चे जो है वो बोले थे कि सर कौन जीतेगा, कैसे जीतेगा, तो देख लो आप लोगों के सामने रिजल्ट है। बड़ी ही शिद्दत से यहाँ पर रिजल्ट जो है आप लोगों ने प्रस्तुत किया है, खासकर गुजरात और हिमाचल प्रदेश के रिजल्ट के बारे में अगर बात की जाए, गुजरात में तो छप्पर फाड़ के बीजेपी को वोट दी गई है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर देखा जाए तो 182 में यहाँ पर 156, तो बहुत ही एक लैंडस्लाइड विक्ट्री आप लोगों को देखने को मिली। सेम अगर हिमाचल प्रदेश में आप लोग जाओगे तो यहाँ पर जो कांग्रेस है, कांग्रेस को एक अच्छी खासी यहाँ पर सीट मिली। आप लोग देखते हैं कि फुल मेजोरिटी है, 68 में से यहाँ पर इनको 40 सीट मिली है, तो फुल मेजोरिटी के साथ में यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगी। बीजेपी 25 है, गुजरात में बीजेपी 17 है, और आम आदमी पार्टी जिसको बोल रहे थे कि वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी उभर कर आ सकती है, वो पार्टी जो है वो 5 पर ही अपना खाता सिमेट कर रह गई। एक तो बात ये, दूसरी आम आदमी पार्टी के लिए अगर बात करें, बड़ी एक नहीं एक तरीके से एक शर्मनाक जो हार रहती है वो कैसी होती है कि तुम्हारा चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट ही हार जाए, तो जिसके ऊपर सारी चीज़ें टिकी थी वही हार गया, तो वो थोड़ी सी और ज़्यादा यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट कर गई। पर लेकिन वही है, आशा की किरण हर जगह होती है। कहीं ना कहीं ये जो वोट अभी आम आदमी पार्टी को मिली है, इसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो नेशनल लेवल की पार्टी बन गई, तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आप लोग उनके लिए बोल सकते हैं। अब तक वो स्टेट लेवल की पार्टी थी, अब इस इलेक्शन की वजह से वो एक नेशनल लेवल की पार्टी बन गई है। ठीक है, तो ये अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है। अब यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर आता है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, और इसके ऊपर आने वाले टाइम में कई सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आम आदमी पार्टी जो है वो 9th आप लोगों को नेशनल पार्टी नजर आएगी। रीजनल पार्टी जिसकी प्रेजेंस जो है वो रीजन में आप लोगों को देखने को मिलेगी, और नेशनल पार्टी जो है वो जिसकी प्रेजेंस आप लोगों को देश में देखने को मिलेगी। तो अभी फिलहाल आम आदमी पार्टी जो है वो 9वीं नेशनल पार्टी बन चुकी है, जो कि अपने ही आप में काफ़ी बड़ी बात है। जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, इस तरीके से बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों को देखने को मिलेगी जो नेशनल लेवल पर है। आप लोगों को 3 तो मैंने बता दी, अब 6 कौन सी है यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। ये किसके द्वारा दिया जाता है टैग कि भाई तुम नेशनल पार्टी बन गए हो, बधाई हो। ये टैग जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये टैग दिया जाता है कि हाँ तुम नेशनल पार्टी बन चुके हो, और ये इसके पीछे कुछ पर्टिकुलर पर्पज रहता है, ताकि ये ऐसा भी नहीं है फिक्स है ये कि आप लोगों को टाइटल मिल गया आप लोग हमेशा ही बने रहोगे। नहीं, अगर आप लोग जिस तरीके की कंडीशन रखी गई वो लूज कर दोगे तो फिर आप लोगों का ये स्टेटस जो है वो खत्म भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बात की जाती है कि रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, यानी कि कंडीशन पहली ये है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 4 या फिर 4 से ज़्यादा स्टेट में अगर आप लोगों को देखने को मिले तो उसको नेशनल पॉलिटिकल पार्टी हम लोग बोल देते हैं। पहली कंडीशन यहाँ पर ये रखी गई है। 3 कंडीशन है देखा जाए तो। सेकंड कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी कि अगर बात करें यहाँ पर पोल में एटलीस्ट 6% ऑफ टोटल वैलिड वोट, ठीक है, एनी 4 और मोर स्टेट, यानी कि अगर किसी भी 4 या फिर 4 स्टेट में 6% या फिर 6% से ज़्यादा उनको वैलिड वोट मिले, और वो वोट जो है यहाँ पर असेंबली में भी हो सकते हैं और यहाँ पर लोकसभा में भी हो सकते हैं, तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो क्या होगी, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आप लोगों को नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी बनी हुई मिलेगी। भले ही वो जीतें चाहे हारें, वैसे अगर इलेक्शन में कुछ यहाँ पर ऐसा नहीं कि वो इलेक्शन जीत के आएंगे, पर लेकिन वोट मिलनी चाहिए 6%। ओके, एक और कंडीशन है यहाँ पर, मैंने वोट की बात की, अब बात करते हैं सीट की। यानी कि जैसे कि अगर अभी हम लोग देखें गुजरात में जो है, तो गुजरात में कितनी सीट थी टोटल, तो यहाँ पर 182, यहाँ पर कितनी थी 68। तो इसकी अगर 2%, ये याद रखिएगा, अगर 2% एटलीस्ट जो टोटल जो सीट है उनकी लोकसभा में वो यहाँ पर मिल जाए 3 राज्य के अंदर में, यानी कि 3 राज्य में एटलीस्ट 2% सीट यहाँ पर मिल जाए, तो वो क्या होगी, वो नेशनल लेवल की पार्टी बन जाएगी। दोनों में कंफ्यूज मत होना, वहाँ पर 6% वोट बोला गया है, यहाँ पर 2% सीट बोली गई है 3 राज्य में। ठीक है, यहाँ पर जो 6% वोट बोली गई है ये आप लोग अलग तरीके से देखेगा, ये अलग तरीके से देखेगा। यहाँ पर 4 राज्यों में वोट बोली गई है, 3 राज्यों में 2% सीट बोली गई है। तो ये तीनों कंडीशन आप लोगों को अगर लक्ष्मीकांत की किताब उठाकर देखोगे, ये वहाँ पर भी आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये पावर दे रखी है कि ऐसा आप लोग रिकॉग्नाइज पार्टी बोलो। ओके, आम आदमी पार्टी किससे नेशनल लेवल की पार्टी बनी है, तो वो लास्ट वाले रिजल्ट से आप लोगों को नेशनल लेवल की पार्टी बनती हुई नजर आएगी, क्योंकि दिल्ली के अंदर में पावर में है, पंजाब के अंदर में पावर में है,
अभी यहाँ पर अगर बात करें गोवा असेंबली के इलेक्शन में उनके द्वारा 6.77% वोट यहाँ पर अचीव किए गए थे, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से ऑलरेडी उनकी कंडीशन जो है वो फुलफिल हो चुकी है, यानी कि ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा वो एज ए पॉलिटिकल रिकग्नाइज पार्टी यहाँ पर आप लोगों को मिलती हुई नजर आएगी। अभी ऑलमोस्ट 13% वोट देखो आप लोगों को भी गुजरात में उनकी देखने को मिलेगी, यानी कि टोटल 13% मिल गई है। अगर यहाँ पर ये वाले से भी न माना जाए तो यहाँ पर अब ये कंडीशन आप लोग अच्छे से फुलफिल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कंडीशन आप लोगों को नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर बनाती हुई नजर आएगी। तो इसके बारे में याद रखिएगा, 9th नेशनल लेवल की पॉलिटिकल पार्टी अब यहाँ पर ये बन चुकी है। ठीक है, तो ये है कंडीशन जिसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। कंफ्यूजन आप लोगों को यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर गलत बात है। ठीक है, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। ओके, और फीडबैक जरूर दिया करो, जैसे भी वीडियो आप लोगों को लगती है अच्छी या फिर बुरी, लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। और जो रेगुलर आंसर देते हैं, देखिए आप लोग कई सारे बच्चे ऐसे रेगुलर आंसर देते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग के आंसर में कई बार देखता रहता हूँ, मैंने कहा आज आंसर नहीं आए, तो बहुत सारे बच्चों के नाम जो हैं वो मुझे याद हो जाते हैं जब आप लोग रेगुलर आंसर देते हो। तो एक काफ़ी अच्छा सा एक कनेक्शन बनता है टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जब आप लोग देखोगे अगर रेगुलर आंसर दोगे। तो यहाँ पर आप लोग जो खासकर जो मैं पढ़ने वालों की बातें कर रहा हूँ उनके लिए नहीं कि हाँ जो ठीक है अपना जो एक तरीके से अपना वैसे ही सुन रहे हैं एंटरटेनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जैक्टली मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाई वाले एंटरटेनमेंट मतलब एंटरटेनमेंट तो शब्द हालांकि गलत होगा, मतलब ऐसा ठीक है कि सुन लेते हैं सुनने के लिए। ठीक है, या फिर कई तरीके के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि एक तरीके से क्या चल रहा है दुनियादारी में उसके लिए उनको पेपर नहीं देना होता है, वो एक अलग बात है कि हाँ नॉलेज के लिए सुनने हैं, तो वो एक अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर पढ़ाई वाले कैटेगरी में आते हैं तो आप लोग जरूर ध्यान रखिए, कम से कम आप लोगों को तो आंसर देना है, क्योंकि आप नहीं दोगे तो कोई और देगा, वो सीट कोई और लेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कोई भी माइंड में डाउट हो तो उसको क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। अब आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात करें तो यहाँ पर बात की जा रही है इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे। एंटी करप्शन, ये करप्शन जो है बड़ी खतरनाक जड़ होती है। करप्शन यानी कि एक तरीके से जिस इंसान को जो हक मिलना चाहिए वो हक कोई और लेके चला जाता है, इसको बोलते हैं करप्शन। जैसे कि आप लोगों ने बहुत सारे अभी फिलहाल के टाइम पर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर स्टेट के अंदर में भर्ती होती है, जो खासकर स्टेट पीसीएस की, वो क्या होती है कंडीशन, वो खासकर या तो प्रॉपर टाइम पे नहीं होती है, अगर होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा घपले होते हैं, पैसे दे देकर कई सारे सिलेक्शन होते हुए नजर आते हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक सिचुएशन अभी सोसाइटी में देखने को मिलती है। तो हर एक लेवल पर करप्शनर्स में सबसे ज़्यादा मारा कौन जाता है, सबसे नीचे वाला जो पर्सन है, खासकर एक गरीब तबके का सोसाइटी का पर्सन जो है उसकी सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक तरीके से जद्दोजहद होती है। तो इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर कि इन चीज़ों का हम लोग ध्यान रखें। अगर ये चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर वे में तो फिर तो यार देखो दिक्कतें देखने को मिलती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है उसके बारे में बात की जा रही है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। यूनाइटेड नेशन भी इसके ऊपर बात कर चुका है। यूएन जनरल असेंबली ने अक्टूबर 2003 में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें की और फिर यहाँ पर 2005 में उसको इंप्लीमेंट कर दिया कि हाँ यार ये होना चाहिए। ठीक है, तो वर्ल्ड अगेंस्ट एंटी करप्शन, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, जस्टिस, डेमोक्रेसी, प्रोस्पेरिटी, डेवलपमेंट, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें करप्शन सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हेल्थ के मामले में बात करें तो जितना पैसा खर्च होना चाहिए ऊपर से कुछ हो रहा है, वो पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। तो ये करप्शन कहीं ना कहीं आप लोगों को जो सोसाइटी को पिछाड़ता हुआ नजर आएगा। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है सारे वही, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट टोटल 17 आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा माहौल बना देता है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो हम लोग अचीव करते हुए नजर आते ही नहीं है। गरीबी बढ़ती रहेगी, भुखमरी कमी नहीं होगी, अच्छी एजुकेशन होगी नहीं, हेल्थ अच्छी होगी नहीं, हेल्थ और एजुकेशन, ठीक है, जेंडर इनइक्वलिटी बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएंगी। तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप लोग समझ सकते हैं और इसका सॉल्यूशन निकलना चाहिए। करप्शन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा नहीं कि करप्शन की बात आज ही कर रहे हैं हम लोग और हमारे ही देश में कोई की जा रही है। मोर देन 2/3 ऑफ 180 कंट्री, यानी कि अगर बात करें 2/3 ऑफ 180 कंट्री, ठीक है, यहाँ से आप लोग सजा सकते हैं 3 छंग 18, ठीक है, 60 हो गए, 6 दूनी 12, 120, 180 में से 120 कंट्री हुआ है जहाँ पर करप्शन आप लोग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से चली आ रही है। तो करप्शन जड़ों में घुस चुका है। अगर यहाँ से देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड जो कंट्री आप लोगों यहाँ पर नजर आएंगे, कहीं बार आप लोगों को वहाँ पर कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे वेनेजुला हो गया, यमन, सीरिया, साउथ सुडान या सोमालिया, ये बॉटम कंट्री हैं जो बॉटम से टॉप करती हैं, यानी कि सबसे बुरी कंडीशन देखने को मिली है। अमेरिका वाले रीजन में आज की डेट में हाईएस्ट जो स्कोर है वो कनाडा का आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर इसकी सबसे बड़ी बात है कि कोई इंटरनेशनल कोर्ट नहीं है। तुमने करप्शन कर दिया तो कोई चेक करने के लिए इंटरनेशनल बॉडी यहाँ पर प्रॉपर सिस्टमेटिक कोर्ट में आप लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। अभी ग्लोबल जो सेक्रेटरीट है यहाँ पर, जो अगर बात की जाए यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम,
ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये करप्शन की चीज़ों को भी देखते हुए नजर आते हैं। तो ये सिस्टम है। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर अगर बात करें करप्शन की बात आज से ही होती आ रही है। यहाँ पर 1754 बीसी में आप लोगों को देखने को मिलेगा, 1995 में देख यहाँ पर 331 एडी में देखने को मिलेगा, करप्शन के बारे में बात की जाती थी। 1995 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और रिसेंट का क्या है, यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो करप्शन के बारे में पहले से ही बात हो रही है। करप्शन जो है वो एक तरीके से समाज को खोखला करता हुआ नजर आता है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का जीएस पेपर 2 में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एथिक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है, तो जीएस पेपर 4 में भी आप लोग बोल सकते हैं। सोसाइटी में करप्ट अगर बढ़ते हैं साइबर से, तो कहीं सोसाइटी के तो लोग हैं करप्शन करने वाले, जो आज करप्शन का शिकार हो रहे हैं, कल को जाकर अगर पोस्ट पर बैठते हैं तो भी कहीं ना कहीं करप्शन करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग समझ सकते हैं, इसके ऊपर लिखने के लिए बहुत बार आता है। ठीक है। इंपैक्ट क्या होता है, गरीब तबका सोसाइटी का, यहाँ पर प्रॉपर सर्विस नहीं मिलेगी, प्रॉपर जस्टिस नहीं मिलेगा, प्रॉपर हेल्थ और हाइजीन साफ सफाई नहीं मिलेगी। ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर इसके ऊपर अगर बात की जाए तो काम करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, वरना समाज में जो इनइक्वलिटी है वो बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी। एक जेन्युइन तरीके से जो काम होना चाहिए वो नहीं होगा सोसाइटी में। मैंने बोला अभी यहाँ पर जो ऑफिशियल हैं वो खासकर अपना एक रूल और रेगुलेशन भी न होने की वजह से कई बार यहाँ पर इसकी वजह से आप लोगों को एक फेथ भी सोसाइटी में नजर नहीं आएगा गवर्नमेंट के ऊपर में, कहेंगे तो करप्ट लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। तो करप्शन जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से आप लोग उसको एक खतरनाक तरीके से सोसाइटी में एक इम्पैक्ट डालते हुए देख सकते हैं। और जो लोग करप्शन कर रहे हैं वही सोसाइटी का पार्ट भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहीं ना कहीं एक तरीके से। ठीक है, कुछ विरोध होता है पर लेकिन रियलिटी में ग्राउंड लेवल पर वो दिखता भी नहीं है। ठीक है, इसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता है, ग्रोथ नहीं आती है, डेवलपमेंट नहीं आता है, सारी चीज़ें हैं। अगर इनिशिएटिव की बात करें तो हमारे देश में है इंडियन पिनल कोड है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1988 का, प्रिवेंशन ऑफ द मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है 2002 का, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है 2010 का, द कंपनी एक्ट है 2013 का, लोकपाल लोकायुक्त एक्ट 2013 का, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। अगर बात करें करप्शन के बारे में, आम आदमी पार्टी 2011 के बाद में निकल कर आई। आम आदमी पार्टी का पूरा फोकस था करप्शन को खत्म करना। ठीक है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर पॉलिटिकल पार्टी देश में बन सकती है करप्शन के मुद्दे पर, तो इसका मतलब करप्शन जो है वो देश की जड़ों में घुसा हुआ है। अगर यहाँ पर करप्शन के मुद्दे पर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी अगर खत्म होगी, तो अगर ऐसा नहीं होता तो आम आदमी पार्टी का अस्तित्व नहीं होता आज की डेट में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो ये रियलिटी है, वो नेशनल लेवल की पार्टी बनकर बैठ गई ओनली करप्शन के मुद्दे को लेकर। समझ रहे हैं आप लोग? कहाँ से निकल कर आई थी? ये अन्ना हजारे जी के मूवमेंट से निकल कर आई थी। तो करप्शन जो है वो रियलिटी में है सोसाइटी में, और वो यहाँ पर दिख भी रहा है। ठीक है, तो ये डे के साथ साथ में एक पूरा टॉपिक भी हो गया आप लोगों का। कल को चलकर अगर टॉपिक भी आप लोगों से पूछे करप्शन के बारे में कुछ लिखने के लिए, तो अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा या फिर नहीं, बताइए। कंफ्यूजन दूर करके आगे बढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड जो यहाँ पर डिग्निटी ऑफ द विक्टिम ऑफ द क्राइम ऑफ द जीनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा, कई बार आप लोगों ने सुना होगा हिटलर ने इतने सारे लोगों को मार दिया। ठीक है, अभी यहाँ पर आप लोगों ने कई सारों ने जीनोसाइड का नाम दिया जा रहा था। जर्मनी रसिया ने जब यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो ऐसे ऐसे कई सारे इंसिडेंट दुनिया में देखने को मिलते हैं। तो उसको याद किया जाता है कि हाँ यार ऐसा हो रहा है सोसाइटी में, उसको एक्सेप्ट किया जाता है और बोला जाता है कि ऐसा कुछ नया देखने को मिले। तो इसके ऊपर काम करने की कोशिश की जाती है और ग्लोबल लेवल पर यहाँ पर अवेयरनेस भी फैलाई जाती है कि आगे से ऐसा कुछ न हो। तो 9 दिसंबर यहाँ पर डे चूज किया जाता है इस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में लोग जो है मिलजुल कर रहेंगे तभी सिचुएशन जो है वो आप लोग को नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। तो ये बात यहाँ पर बोली गई है। आप लोग की क्या राय है इसके बारे में, आप लोग बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने ही आप में, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिक है। कई सारे बच्चे बोले सर 2-3 दिन से कुछ तबीयत खराब है क्या, वीडियो जो है वो लेट हो जा रही है। यार लेट नहीं हो रही है, देखो मतलब ट्रैवल बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। ठीक है, मतलब आप लोग सोचो कि फ़्लाइट थी शाम जो है, लगभग मैं जहाँ पर पहुँचना था मुझे समझोगे मतलब 1 बजे करीब पहुँचा हूँ। ठीक है, और मॉर्निंग में आप लोगों के लिए लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। तो ये सिचुएशन इसलिए मैंने कहा था कि लेक्चर जो है वो लेट होगा। तो अभी इस तरह की कंडीशन बनी हुई है, तो थोड़ी सी ये सिचुएशन आप लोग मैनेज करो। क्योंकि यार देखो ये तो वही चीज़ है, एक तरीके से लाइफ हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो उसकी वजह से दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो वरना तो आप लोगों को पता है जब नॉर्मल रहता है तो चीज़ें सारी नॉर्मली चलती है। तो इस तरीके से होता है, कुछ रीज़न ही होता है। मैं हालांकि आप लोगों को पता है पर्सनल चीज़ें ज़्यादा शेयर करने में ज़्यादा मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होता है। बल्कि अभी बताऊँ आप लोगों को, मुझे मैं था अभी जहाँ पे भी था मैं, तो वहाँ पर कई सारे बच्चे ने मतलब मिल गए, पहचान लिए। मैं ना बैठा हुआ एक जगह दूध पी रहा था। दूध मतलब जैसे नहीं वो कढ़ाई का दूध होता है वो। ठीक है, शाम का टाइम था तो दूध पी रहा था वहाँ पे। तो एक बच्चा आया, छोटा सा बच्चा, वो थोड़े ने जो एक तरीके से जो की रिंग्स होती हैं वो बेचती हैं, तो वो बेचता हुआ मेरे पास में आया। तो बोला कि भैया मुझे जो मुझसे ही ख़रीद लो। मैंने कहा क्या करते हो?
तो वो कह रहा है कि मैं तो पढ़ता हूँ। मैंने कहा मतलब टाइम था वो लगभग शाम को लगभग 7 बजे करीब का, 7 साढ़े 7 का टाइम होगा। तो दिन में पढ़ता है, शाम को ही बेचता है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है चलो 2 दे दो। तो फिर कहने लगा कि एक भूख और लगी हुई है। तो मैंने कहा चलो दूध पियो फिर। तो फिर मैंने बात करनी स्टार्ट की उससे। तो उसने बताया फिर कि जो फादर हैं उसके, वो फादर जो हैं वो शराब वगैरह पीते हैं, उसकी वजह से कंडीशन देखने को मिलती है। तो वो और उसकी मम्मी कमाते हैं तब घर चलता है, और पैसा जो है छिपा के रखते हैं बाहर, किसी को दे देते हैं जितना भी कमा के लेके जाते हैं। तो ये सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। इवन मैंने बोला कि ऑनलाइन पेमेंट कर दूं, तो वो बार उसने बेसिकली ले तो रखा था बारकोड पर, देने से मना कर दिया, बोला कि मेरे पापा के अकाउंट में जाएगा ये। समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो बहुत बुरी कंडीशन है यार सोसाइटी में। अगर आप लोग एक कंफर्टेबल जोन में है, एक सही फैमिली आप लोगों को मिली हुई है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी बुरी सिचुएशन में लोग जो है वो जी रहे हैं। तो ये मत सोचो कि आप लोगों के पास में ही गम है। फिर वही डायलॉग ही आता था, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। उसकी एज मुझे ऐसी लग रही होगी, मतलब मैक्सिमम 10-11 से भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, ठीक है 10-11 साल। और मैच्योरिटी इतनी थी उसके अंदर में। अक्सर प्रॉब्लम आप लोगों को मैच्योर बना के जाती है। ज़िंदगी में जितनी प्रॉब्लम आएगी ना, वो लाइफ में आप लोगों को मैच्योर बना के जाएगी। इस बात को लिख लेना कहीं पे। अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगी ना, आप लोग इतने रोगे ना, जब प्रॉब्लम आएगी ज़िंदगी में आप लोगों को ये लगेगा यार ये पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में। पर लेकिन जब बचपन से ही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, आप लोगों को देखना वो बच्चे जिनको बड़े ही लाड़ प्यार से पाला जाता है, एक तो वो बच्चे, और एक वो बच्चे जो बचपन से जिनको उठा के हॉस्टल में उसको हॉस्टल में डाल दिया जाता है, उनको इतनी बुरी कंडीशन झेलनी पड़ती है स्टार्टिंग में। पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी एक दूसरे के साथ में, पता नहीं क्या क्या कंडीशन रहती है। हॉस्टल में रहा हुआ बच्चा एक तरीके से ग्रेजुएशन में पहुंचे, 12th के बाद में हॉस्टल में ग्रेजुएशन में पहुंच रहा है, और एक ऐसा बच्चा जो डायरेक्ट घर से निकल के आ रहा है। दोनों में फ़र्क देखना आप लोग कभी, दोनों में मैच्योरिटी का डिफरेंस देखना, बेवकूफ़ बनाने का डिफरेंस देखना। हॉस्टल वाला नेक्स्ट लेवल का मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि वो चीज़ें इतनी झेल चुका होता है बेचारा, उसकी गलती नहीं है वहाँ पर। समझ रहे आप लोग यहाँ पर, ये वो खुद भी उन चीज़ों का शिकार हो चुका होता है। तो इसलिए कहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम आ रही है ना, वो आप लोगों को मैच्योर बना रही है, तो कभी उस चीज़ को ऐसे मत सोचो कि हाँ ये सब चीज़ें, तो आप लोग थोड़ा सा उसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ें, तो वो तो मिला ही मिला था। हालांकि और भी कई सारे बच्चे मिल गए वहाँ पर, पहचान लिया। वो ना बेसिकली जो एरिया था थोड़ा सा ऐसा था, कॉलेज है ना, जैसे कॉलेज वॉलेज होता है वहाँ पर, तो वो कुछ ऐसा एरिया था। तो वही है सारे। तो फिर मैंने कहा भाई एक चीज़ और थोड़ी सी यार, कई बार ना मतलब मैं थोड़ा सा ऐसे मिलते हैं ना इस तरीके से, एक होता है ना एक नेचुरल तरीके से मिलना। पता नहीं जब बहुत सारे आ जाते हैं लोग एक तरीके से, मैं थोड़ा सा पता नहीं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ कई बार होती हैं चीज़ें, कई बार पैर छूने लगते हैं आगे कई सारे। तो वो वाली चीज़ एक तरीके से ना एक अलग सा फीलिंग आती है, पता नहीं क्यों। मतलब ये तो आप लोग कह सकते हो कभी इन चीज़ों में मैंने इन चीज़ों को एक फेस नहीं किया, ये भी कह सकते हो। नहीं कहते फेस करो तो मैं थोड़ा सा बस ये कहना चाहता हूँ कि मतलब एक तरीके से ना ऐसे मिला करो जैसे कि हाँ बिल्कुल जानने वाला पर्सन है, अपना यार दोस्त है, उस टाइप से मिला करो, ठीक है। ऐसे नहीं कि सर बहुत बड़ा फ़ैन हो, वो सारी चीज़ें। अरे क्या फ़ैन, अबे दोस्त हैं हम, एक दूसरे के भाई बहन यार दोस्त, एक दूसरे डेली बातें करते हैं। तो वाले आप लोग फ़ैन बोल बोल कर पता नहीं क्या बोल बोल के अनकंफर्टेबल कर देते हो यार कई बार तो वो चीज़ें मुझे अंदर से कई बार फील होती है। मैंने कहा मैंने पच नहीं पाती है फिर मुझे चीज़ें, अंदर से ऐसा लगता रहता है अनकंफर्टेबल सा। तो आराम से मिला करो, गले मिलो, हाथ मिलाओ, तो आराम से, मतलब समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ मैं मेरी भावनाएं समझना, ठीक है। तो ये थी कुछ बातें। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से चीज़ें एंजॉय की। चलिए अभी यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक ग्रोथ के बारे में बात की जा रही है, रेमिटेंस के बारे में। रेमिटेंस क्या है? रेमिटेंस एक तरीका पैसा है, जब आप लोग यहाँ पर कहीं बाहर जॉब करते हैं, आप लोग अपने घर जो पैसा भेजते हैं, तो उसको आप लोग नॉर्मली रेमिटेंस बोलते हैं। तो रेमिटेंस एक तरीका डेवलपमेंट फंड भी आप लोग बोल सकते हैं उन देशों के लिए जिन देशों में वो रेमिटेंस आता है। और हमारा देश जो है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर रेमिटेंस लेकर आता है। तो रेमिटेंस के बारे में आप लोगों को कुछ बातें तो पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो इसके बारे में कुछ बातें मैं आप लोगों से करूंगा, जिससे कि आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड करो और कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर न देखने को मिले एटलीस्ट, ठीक है। तो आइए एक एक बातें करते हैं इसके बारे में। कंफ्यूजन होगा तो फिर बताना, क्योंकि ऐसा टॉपिक नहीं कि आज आ गया कल नहीं आएगा। ये टॉपिक ऐसे हैं, ये रेगुलरली चलते रहते हैं। एक दिन किस दिन छुड़ गया तो ऐसा नहीं कि यार ये सारा टॉपिक छुड़ गया, अब कब आएगा, फिर आएगा यार। ये टाइम टू टाइम चलते रहते हैं, कई सारे आर्टिकल लिखे जाते हैं। इंडिया ने अभी यहाँ पर रिकॉर्ड 100 बिलियन 2022 में। वर्ल्ड बैंक की जो लेटेस्ट माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ है, जिसका टाइटल रेमिटेंस है, अगर बात करें रेमिटेंस ब्रीफ ग्लोबल हेडविंड, ये इंडिया ने यहाँ पर अभी बात करें काफ़ी लार्ज स्केल पर रेमिटेंस इकट्ठा किया। 2021 में 89.4 बिलियन था, 2020 में 22 में यहाँ पर 100 बिलियन का मार्क क्रॉस कर लिया है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट सोर्स कहाँ से आ रहा है हमारे पास में। तो याद रखिएगा, लार्जेस्ट जो सबसे ज़्यादा है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, ये वो कंट्री है जहाँ पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बहरीन, सऊदी अरेबिया, ओमन, कतर, ये देखने को मिलेगी। दूसरे नंबर पर हो जाता है यूएसए एंड यूके।
ये कंट्री आप लोगों को नजर आती है। इसीलिए कभी भी अगर रिलेशन के बारे में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा इंडिया जो है वो हमेशा यूए, बहरीन, सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान, कुवैत इनके साथ में अच्छे रिलेशन रखता है हमेशा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चलता है। तो इसलिए क्योंकि हमारे अलग हैं यार, हम क्यों किसी के प्रेशर में आकर इस तरीके की चीज़ें देखें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खासकर अगर बात करें इन कंट्री में बहुत सारे हमारे देश के मूल के लोग जो हैं वो वहाँ पर काम करते हुए आप लोगों को नजर आते हैं। रेमिटेंस जो है जितना ज़्यादा जिस कंट्री में आता है, इसका मतलब ये भी आप लोग देखते हैं कि उस कंट्री की स्किल्ड जो लेबर फोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी, क्योंकि वही तो वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश में चीज़ें आ रही हैं। तो इसका मतलब कंट्री का लेवल भी आप लोगों को, ओहदा भी वहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आता है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो टॉप 5 कंट्री में अगर कोई आप लोगों से पूछने लगे रेमिटेंस जो है वो किस किस ने यहाँ पर देखने को मिला है, तो सबसे टॉप पर तो हमें यहाँ पर जो कि टाइटल लिए बैठे हैं, ठीक है, सबसे टॉप पर याद रखिएगा। दूसरा नंबर काफ़ी आसानी से आप लोगों से पूछा जा सकता है, वो है मैक्सिको का। पहले पर इंडिया, दूसरे पर मैक्सिको और तीसरे पर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा चाइना, ठीक है। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, फिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा फिलीपीन। चौथे नंबर पर आप लोगों के सामने फिलीपीन है और फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा कौन, वो है इजिप्ट। तो ये टॉप 5 कंट्री ऐसी हैं जिनके नाम आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा रेमिटेंस जो है वो इनके द्वारा अचीव किया गया है। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे तो आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, तो इससे आप लोग चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाओगे, क्योंकि काफ़ी सारी कंट्री ऐसी जो है जो रेमिटेंस के ऊपर उनकी बहुत बड़ा पोर्शन होता है उनके जीडीपी का, ऐसा भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक और बात यहाँ पर, इसका मतलब ये भी होता है कि इन देश में हमारे लोग रह रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे काफ़ी सारे लोग यहाँ पर एमिग्रेंट कर चुके हैं, ठीक है। तो बोला गया कि 20% ऑफ टोटल जो भी यहाँ पर लोग देखने को मिलेंगे वो यूएसए और यूके में आप लोगों को नजर आएंगे। पहले काफ़ी लार्ज स्केल पे यहाँ पर गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इन सब देशों में हुआ करते थे, पर लेकिन अभी पैटर्न जो है वो आप लोगों को यहाँ पर चेंज होता हुआ नजर आएगा पहले के कंपेयर में अगर देखोगे, ठीक है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, क्योंकि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो एक तरीके से लोगों की एजुकेशन वो बढ़ती जा रही है, तो इसके चलते हाई सैलरीड जॉब पहले अब हम लोग को मिल रही है, वरना गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इन सब रीजन में मैक्सिमम वर्कर वाली जॉब आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर जब यूएसए में जाता है, कोई यूके में जा रहा है, तो यहाँ पर वेल एजुकेटेड पर्सन आप लोगों को ग्लोबल एमएनसी यानी कि मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हुए नजर आते हैं, तो अच्छी पोजीशन पर हम लोग आप लोगों को देखते हुए नजर आएंगे। तो ये जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जिस लेवल पर चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं यहाँ पर। हालांकि ऐसा नहीं है कि कॉन्टिन्यूस ये चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं, ये ऊपर नीचे होती रहती हैं कंट्री की रिलेशन के ऊपर। कोविड-19 के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन जो है वो नीचे गिर के आ गई थी, ठीक है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो पैटर्न में ऊपर नीचे होती रहती हैं। रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक की प्रेडिक्ट करिए ग्रोथ रेमिटेंस विल फॉल 2% जो है 2023 में एक तरीके से गिरेगा, जो 2023 में जीडीपी का, ठीक है, हाई कंट्री के अंदर में एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ उनका डाउन होता जा रहा है और हमारे लोग वहाँ पर जाकर रह रहे हैं, तो हमारे पास भी रेमिटेंस की जो है कमी होती हुई नजर आएगी। तो ये बोला गया है, ठीक है। 3.5% जो टोटल यहाँ पर है वो गिरा है, तो इस तरीके से 7% बोला जा रहा है कि आगे भी गिर सकता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये काफ़ी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए माइंड में, अगर कन्फ्यूजन होगा तो उसको दूर करना है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, ये याद रखिएगा, इसको आप लोग ध्यान रखना है। G20 एक ऐसा टॉपिक है, इस पर रेगुलरली आप लोगों को जो है कई बार आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, रेगुलरली इसके ऊपर टॉपिक आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश में G20 की मीटिंग होने वाली है और 1 दिसंबर से हम लोग जो है इसकी चेयरमैन जो है वो बन चुके हैं। हमने जो फोकस दिया है वो वासुदेव कुटुंबकम। इससे ना जब कोई मीटिंग होती है ना, आप लोग उसको ऐसे देखा करो, दुनिया की बड़ी बड़ी 20 कंट्री के लोग जो हैं उनके लीडर हमारे देश में आएंगे। हमारे देश में आएंगे तो जहाँ जहाँ पर भी मीटिंग होगी उसके बारे में बातें की जाएंगी। कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड के मैप पर लोग उसको सर्च करेंगे, उस कंट्री का पर्टिकुलर कहाँ पर ये मीटिंग हो रही है, उसकी कल्चर के बारे में, लोगों के बारे में, उसका डेवलपमेंट के बारे में लोग बातें करते हुए नजर आएंगे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पर 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर वासुदेव कुटुंबकम की बात की है, यानी कि लार्जर देन द एक कंट्री हम लोगों ने अपना लेवल दिखाया कि हम लोग अपने बारे में नहीं, हम लोग दुनिया के बारे में बातें करते हैं। तो एक काफ़ी बड़ा व्यू लेकर चले गए यहाँ पर प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, काफ़ी अप्रिशिएट करने लायक आप लोग मूवी यहाँ पर बोल सकते हो। तो ये याद रखिएगा, G20 कोई ऐसा नहीं कि कोई ऐसा यहाँ पर इसका कोई ग्रुप है, यहाँ पर इसका कोई पर्टिकुलर हेड कहीं देखने को मिल जाता है। 1999 में ये बनाया गया था, यहाँ पर खासकर जो फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर होते हैं उनके द्वारा मिलकर ये बनाया गया था। वॉशिंगटन में यहाँ पर ये मिले थे और कोशिश ये थी कि कैसे दुनिया में जो इकोनॉमी की अर्थव्यवस्था है उसको सुधारा जा सके। पर लेकिन इसका कहीं हेडक्वार्टर नहीं बनाया, जहाँ पर जाकर बैठेगी वही इसका हेडक्वार्टर बन जाएगा। इसीलिए इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि अभी इंडिया में है तो इंडिया इसका हेडक्वार्टर आप लोगों को बनता हुआ नजर आएगा। इससे पहले मीटिंग कहाँ पर हुई थी, मैंने बताया था वो इंडोनेशिया के अंदर देखने को मिली थी। उससे पहले कहाँ पर हुई थी, इटली के अंदर थी। अभी इंडिया के अंदर हो रही है, तो ट्रायो का बन जाता है, जहां पर मीटिंग हो चुकी है, जहां पर होने वाली है और जहां पर होगी। तो पहले ट्रायोका में इटली, इंडोनेशिया और इंडिया था, अभी ट्रायोका में
इटली हो चुकी है, सॉरी इंडोनेशिया हो चुकी है, इंडिया में हो रही है। अब नेक्स्ट यहाँ पर कौन है ट्रायोका में, वो आप लोगों को बताना है, ये भी बताया था मैंने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो वासुदेव कुटुंबकम जो है ये हम लोग यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को पता होना चाहिए, वासुदेव कुटुंबकम के साथ में लाइफ, LIFE, यानी कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट, यानी कि जैसा वातावरण है ऐसा रहना सीखे, उसके अपोजिट में ना जाए। तो ये भी थीम है इसकी, इससे क्या होगा, मिलकर हम लोग काम कर पाएंगे काफ़ी अच्छे से एक दूसरे के साथ में। और नेक्स्ट जो बात बोली गई है वो है यहाँ पर रसिया यूक्रेन वॉर। तो उसके चलते यहाँ पर अभी जो रसिया और यूक्रेन के चलते जो यूरोपियन यूनियन का जो अभी एक तरीके से ना हर लेवल पर रसिया को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है, तो वो भी एक ऐसा मुद्दा है जो हर जगह डिस्कस होता है, तो उसको कैसे टैकल करके चला जाएगा। तो ये भी काफ़ी बड़ा एक सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलने वाली है। तो इसके ऊपर जो भी अभी आर्टिकल आते रहेंगे, एक बार बेसिक आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि G20 में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर UPSC क्वेश्चन पूछ चुकी है, ठीक है। तो याद रखना इसके अंदर में जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रसिया, इसी के साथ में साउथ कोरिया, साउथ कोरिया इसको रिपब्लिक ऑफ कोरिया बोलते हैं, मैक्सिको, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, UK, USA एंड यूरोपियन यूनियन। कहने के लिए 20 कंट्री हैं पर 19 कंट्री हैं प्लस यूरोपियन यूनियन आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में याद रखिएगा। हमारे देश में हो रही है तो हमारा कद बढ़ता हुआ आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। जहाँ जहाँ पर अलग अलग मीटिंग होगी उससे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने को मिलेगी। तो ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मीटिंग होना ही अपने आप में बड़ी बात है जिस देश में होती है। जहाँ पर कोई भी मीटिंग होती है ना, कोई गेम होता है, ओलंपिक का गेम होता है, उस कंट्री का लेवल अपने आप बढ़ जाता है, उसके मार्केट में बात करें तो वैल्यू बढ़ जाती है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक है, कन्फ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताना, उसको तो दूर किया जाएगा, बैठे किस लिए। और फीडबैक अपना जरूर दिया करो, जो भी क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर दिया करो, अच्छा लगता है जब पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। ये जो आर्टिकल है, ये पर्सनली जो आर्टिकल है मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि पहले भी ऐसे आर्टिकल आ चुके हैं। आप लोगों से मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एक तरीके से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, मतलब कुछ ऐसी बीमारियां जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान तक नहीं फैलती हैं। मान लीजिए एक इंसान है A, उसको सांप ने काटा, उसको जैसे ही सांप ने काटा उसी इंसान की बॉडी पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई B इंसान उसके पास से गुजर कर जा रहा है उसको इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जिस इंसान को वो बीमारी है वो उसी इंसान के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, किसी दूसरे इंसान पर उसका इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किसी इंसान को हार्ट की बीमारी है, हार्ट अटैक आ गया, फेल हो गया, उसका हार्ट फेल होने से किसी तीसरे इंसान की जान जा सकती है? नहीं जाएगी, उसी इंसान की जान जाएगी। तो इसको कहते हैं यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है? जिस इंसान को है बीमारी वो तो एक तरीके से मर ही रहा है, वो 2-4 को और लपेट के चला गए, जैसे कोरोना हो गई। तो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलने वाली जो बीमारी होती है उनको कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि जब भी किसी इंसान को जैसे TB होगी या फिर कोरोना के बारे में हम लोगों ने बातें की, इनसे डिस्टेंस बना कर रखनी चाहिए। तो अगर डिस्टेंस नहीं बनाएंगे, इनके गले चिपकेंगे, तो आप लोगों को बहुत ही गिफ्ट में अच्छा सा एक उपहार दे सकते हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेइंतहा बीमार कर सकता है। इसीलिए जो भी आप लोग हैंड सैनिटाइजर या फिर मास्क वगैरह ये जो यूज़ करने की मुहिम चली थी कोविड-19 के टाइम पर, जो आज के दिन में सब छोड़ चुके हैं, इसको आप लोग जरूर फॉलो करिए, ठीक है। अभी यहाँ पर बात करते हैं स्नेक बाइट्स के बारे में। तो ये एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, और सबसे खतरनाक जो चीज़ मुझे यहाँ पर लग रही है, जो मुझे अंदर से इरिटेट कर रही है, ये अभी फ़िलहाल हमारे देश के अंदर में हर साल लगभग 64,000 लोग जो हैं वो स्नेक बाइट की वजह से उनकी डेथ हो जाती है। ये कोई कोरोना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई कोरोना मोरोना टोरोना कुछ और आ गया, नहीं, ये मैं उस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ जो कि यहाँ पर एक तरीके से, और खासकर ये वो लोग होंगे, या तो किसान आप लोगों को देखने को मिलेंगे, या खासकर गांव वाले एरिया में लोग देखने को मिलेंगे जहाँ पर ये कंडीशन निकल कर आती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती है? तो अगर आप लोग यहाँ से आते हैं तो आप लोगों के तो स्टेट PCS में क्वेश्चन बन सकता है। टॉप पर है यहाँ पर यूपी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला राज्य है हमारे देश के अंदर में, सबसे ज़्यादा लोगों की जान यहाँ पर इसकी वजह से जाती है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर मध्य प्रदेश, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक इस चीज़ से इम्पैक्टेड है, और तीसरे नंबर पर यहाँ पर राजस्थान, ठीक है। तो ये 3 राज्यों से अगर आप लोग निकल कर आते हैं तो इसके ऊपर आप लोग स्टार लगा लेना कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से आ गया है। स्नेक बाइट जो है इनको नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं। आप लोगों को पता है कि टेररिज्म एक ऐसी प्रॉब्लम थी, आतंकवाद जब हमारे देश में था तो वेस्टर्न वर्ल्ड यानी कि USA हो गया, यूरोप हो गया, इनको ये लगता था कि यार इंडिया और पाकिस्तान की प्रॉब्लम है, इसलिए फालतू में इस तरीके के इशू को बढ़ाते रहते हैं। पर लेकिन जैसे यहाँ पर ISI आया और उन्होंने यहाँ पर पीटना स्टार्ट किया, यूरोप में बम ब्लास्ट कर दिया, ठीक है, पूरा का पूरा एक तरीके से ना पर्टिकुलर बिल्डिंग उड़ा दिया जैसे USA के अंदर में, तब इनको समझ में आया यार हर वास्तव में चीज़ें, मैंने कहा जब तक तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ती तब तक तुम नहीं सुधरते हो। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर
तो स्नेक बाइट जो है इसको कोई काउंट ही नहीं कर रहा था। ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में आ रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एक मिडिल इनकम या फिर लो इनकम कंट्री के जो लोग उनकी डेथ होती थी, जिसके चलते यहाँ पर इशू निकल कर आ रहा था। तो अभी यहाँ पर देखने को मिला कि ये जो पर्टिकुलर जो रिपोर्ट निकल कर आई है स्नेक बाइट्स के बारे में, याद रखिएगा यहाँ पर ये नेचर कम्युनिकेशन, ठीक है, तो इसके द्वारा पब्लिश की गई यहाँ पर ये पर्टिकुलर रिपोर्ट, और इसमें बोला गया कि इंडिया के अंदर में बहुत सारे केसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो ग्लोबल टारगेट है कि इससे रिलेटेड जो भी डेथ हैं उसको यहाँ पर कम किया जा सके 2030 तक का। तो ये फोकस यहाँ पर दिया जा रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ें ऐसी बढ़ती रही तो दिक्कतें निकल कर आएगी। जो रिपोर्ट है उसके बारे में याद रखिएगा, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज़, तो उसके बारे में बात की जाती है। तो जब स्टडी निकल कर आती है तो तब ऐसे केसेस निकल कर आते हैं तो वो सोचने के लिए मजबूर करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पर इनको देख सकते हैं। ओनली सोमालिया जो है एक देखने को मिलेगा यहाँ पर, उसका हाइयर एज जो स्टैंडर्डाइज एक तरीके से स्टैंडर्डाइज जो डेथ रेट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि देखिए इंडिया के कंपेयर में जब आप लोग करते हैं ना तो वहाँ पर एक तरीके से रेट जो है वो काफ़ी आई है, पर लेकिन पॉपुलेशन हमारे देश के अंदर में आई है तो इसलिए हम लोगों को ये इशू झेलना पड़ता है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोग याद रखिएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है वो भी यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी अब तो इसके ऊपर फोकस देने के लिए बोलता है, क्योंकि जिसकी वजह से दुनिया भर के लोगों की जान जा रही है, जरूरी है ना वो बीमारी। आप लोगों ने भी अक्सर आसपास में देखा होगा सांप के काटने से उसकी जान चलेगी। तो ये सारी सिचुएशन आप लोगों के सामने निकल कर आती है। तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, अगर कन्फ्यूज़न होगा तो उसको आप लोग कन्फ्यूज़न को दूर करना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप लोगों ने आसपास सुनी होगी इनके बारे में, तो इसलिए आप लोग अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे, ओके। तो कोई भी डाउट माइंड में नहीं होना चाहिए। तो यह खतरनाक सांप आप लोगों के सामने। आगे बढ़ते हैं। छोटा सा टॉपिक है पर लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और आप लोग भी बोलोगे कि हाँ ऐसा होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। ये मैं आप लोगों की यहाँ पर राय भी जानना चाहूँगा, वैसे बोला जाए तो जानेंगे टॉपिक के बारे में। आप लोग टीवी देखना कितने लोग पसंद करते हैं, या फिर टीवी तो एफएम सुनना आप लोग कितने लोग पसंद करते हैं, या फिर यूट्यूब देखना आप लोग कितने पसंद करते हैं। तो आप लोगों को अगर रेटिंग देने के लिए बोला जाए, मान लीजिए यहाँ पर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो इनको आप लोगों को रखना है। ओटीटी भी लगा लेना, चलो कई सारे बोलेंगे सर ओटीटी छोड़ दिया, ये डी है। अब आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज्यादा टाइम आप लोग किसके ऊपर देते हैं, उससे कम उस किसके ऊपर, उससे कम किसके ऊपर, उससे कम किसके ऊपर, ठीक है। आज की डेट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि टीवी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर मैं आप लोगों से बातें करने वाला हूँ। कुछ नए नॉर्म्स यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लेकर आए गए, जो टीवी चैनल हैं या फिर जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं जो भी यहाँ पर प्रोग्राम, उनको सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, फिर सोसाइटी की इंपॉर्टेंस से रिलेटेड कंटेंट जो है वो पब्लिश करना पड़ेगा। इसके बारे में यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा एक रेगुलेशन लेकर आए गए। मतलब क्या है समझाता हूँ, टेंशन मत लेना। ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है गवर्नेंस के अंदर आप लोग का आएगा, और यहाँ पर बेसिकली अभी क्या किया गया है, यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दे दिया गया है कि जो भी आज की डेट में प्रोग्राम चलते हैं पूरे दिन 24 घंटे टीवी के ऊपर, उसमें से 30 मिनट एटलीस्ट ऐसा होगा कि ऐसी चीजें दिखाई जाएंगी जिससे कि नेशनल इंपॉर्टेंस या फिर सोशल रिलेवेंस के टॉपिक यहां पर चले। मतलब क्या हो गया इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग जो हैं कुछ ऐसी चीजें लेकर आ रहे हैं जिसके चलते कि यहाँ पर लोगों को हम लोग अच्छे लेवल पर डेवलप किए जा सके। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि हम लोग ऐसे प्रोग्राम यहाँ पर लेकर आए ताकि हमारे देश में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा जागरूक हों। आप लोग खुद सोचो, टीवी के ऊपर हालांकि बहुत सारे प्रोग्राम आज के में चल भी रहे हैं, ऐसा कि नहीं कि चल नहीं रहे। अगर आप लोग सोचो कि यहाँ पर टीवी के ऊपर ऐसे प्रोग्राम चला दें हम लोग जिसमें बच्चों की एजुकेशन को और इंप्रूव किया जा सके, जो कार्टून में लगे हुए हैं उन कार्टून को भी इस तरीके से डेवलप किया जा सके कि बच्चे का डेवलपमेंट हो, छोटा सा जो बच्चा वो कार्टून्स देख रहा है, ठीक है। एजुकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ा सकें। हमारा देश जो है वो एक कृषि प्रधान देश कहलाता है, तो जो एग्रीकल्चर वगैरह हमारे देश में देखने को मिलती है उन टॉपिक्स के ऊपर बात की जा सके, ताकि जो किसान सुन रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को पता है किसान चैनल भी हम लोगों ने बना रखे हैं कई सारे। तो लोगों को एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं कि उनको इनकी लाइफ में जो एक तरीके से अवेयरनेस है, जो एक तरीके से किसी चीजों को लेकर समझाने की जरूरत है, उनको उस चीजों के बारे में यहाँ पर चीजें कराई जा सके। ये सारी चीजें हालांकि स्पोर्ट चैनल या फिर वाइल्ड लाइफ या फिर फॉरेन चैनल के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं होगी, ये बात बोली गई है, ठीक है। ये आप लोगों को देखने को मिलेगा।
इसके लिए यहाँ पर आप लोग क्या करें, बेसिकली अलग अलग टॉपिक हैं जिसमें वुमेन के लिए कोई स्कीम चला रखी है, उसके वेलफेयर के लिए वो बताया जा सकता है। कोई वीकर सेक्शन है जैसे शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब, उनसे रिलेटेड कई सारे डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में देखने को मिलते हैं, उसके बारे में बातें बताई जा सकती हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बोला जाए तो आप लोगों को देखने को मिलेगा इन्वायरमेंट और अपनी कल्चर को प्रोटेक्शन करने के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में बात की जा सकती है। जब मैं यहाँ पर ये आइटम्स पढ़ रहा था तो मुझे मोटे मोटे तौर पर ऐसे ही नजर आ रहा था जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज लोगों को समझाने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी लोगों की होती है एक तरीके से कि अच्छा ये चीजें करो, तो वो चीजें झलक यहाँ पर आ रही थी। यानी कि चैनल्स जो भी यहाँ पर है जिनको लोग ज्यादा देखना पसंद करते हैं, तो फंडामेंटल ड्यूटीज यहाँ पर उनको बताया जाए ताकि लोग जो है उसको इंप्लीमेंट कर सके। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली हमारे संविधान में नहीं थी, उनको 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया और फिर उसको इंप्लीमेंट किया गया 1975 से लेके यहाँ पर 1975 से लेके यहाँ पर ये 1977 तक जब इमरजेंसी लगी हुई थी। कौन सी ऐसी कमेटी है जिसके द्वारा ये रिकमेंड की गई और ये हमारे देश में लेकर आएगी, वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। नो परमिशन फॉर लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट, यहाँ पर कोई ऐसी परमिशन नहीं है कि लाइव टेलीकास्ट किया जाए, पता चला क्या बवाल करके चले गए, ठीक है। इंडियन जो यहाँ पर टेलीपोर्ट और इसी के साथ में अपलिंक फॉरेन चैनल यहाँ पर ये बेसिकली किया जाएगा। सिंप्लीफिकेशन और रेशनलाइजेशन की जाएगी स्ट्रक्चर को, गाइडलाइन को। तो थोड़ी सी ये टर्म्स हैं ऐसी, इनको आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं। बस यहाँ पर ये चीजें आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा कम से कम, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर है कि जो चीजें प्रेजेंट की जाएंगी वो चीजें इस तरीके से प्रेजेंट की जानी चाहिए जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन जो है वो लोगों के फेवर में रहे और लोग जो है गवर्नमेंट की स्कीम वगैरह उन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें जो गवर्नमेंट जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यहाँ पर करना चाहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझने वाली बात है, इससे बहुत सारे लोगों तक बहुत सारी चीजें पहुंचाई जा सकती है, तो बहुत सारे फायदे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये यहाँ पर बोलने की बात की जा रही है। ऐसा अगर कुछ होता है तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आप लोगों को एक सोसाइटी में चेंज नजर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब यहाँ पर चीजें इस तरीके से चीजें चेंज होगी तो फिर आप लोग समझ पाएंगे कि हाँ उसका इंपैक्ट भी पड़ रहा है, लोग अच्छे डिबेट डिस्कशन करेंगे, अच्छे से लोग चुनेंगे लोगों को, जब उनको लगेगा यार इन चीजों में फोकस होना चाहिए, जो भी हमारे जो नेता है जो चुनकर आए, तो ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, टेलीपोर्ट लिखा हुआ है। टेलीपोर्ट एक तरीके से लोगों की मेंटल स्टेटस को चेंज करने वाली बात आप लोग बोल सकते हो, उनकी चीजों को सोचने समझने की क्षमता आप लोग बोल सकते हो विद द हेल्प ऑफ जो भी टीवीज होते हैं। पर लेकिन यहाँ पर बेसिकली अगर बात की जाए तो उसको आज के डेट में आप लोगों ने देखा होगा, अभी यहाँ पर एक मतलब पर्टिकुलर एक टीवी एक्ट्रेस है, उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, वो बड़े ही गंदे गंदे सीरियल्स बनाती है, ठीक है, एकता कपूर आ गया नाम। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो तुम अश्लीलता यहाँ पर परोस रही हो ये टीवी चैनल्स के ऊपर में आज की डेट में, और उन्होंने कई सारी सीरीज बनाई उसमें मतलब अलग लेवल पे ले जा रही है सारी चीजों को, तो उसमें यहाँ पर कई सारे लोगों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दिखाना क्या चाह रही हो और करना क्या चाह रही हो, तो उसके चलते यहाँ पर इस तरीके के लोगों के ऊपर बेसिकली रोक भी लगनी चाहिए। तो ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। यानी कि देखिए जब इंसान ना डिसिप्लिन में नहीं होता है ना तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता हो आप लोगों को नजर आएगा। अगर आप लोग एक डिसिप्लिन सिस्टमेटिक वे में अपने काम को लेकर चल रहे हो, टाइम पर उठ रहे हो, टाइम पर सो रहे हो, सारी चीजें टाइम पर लेकर चल रहे हो, तो सारी चीजें अच्छी चलेंगी। पर लेकिन अगर आप लोग एक डिसिप्लिन के वे में नहीं चल रहे हो और आप लोगों की जिंदगी इधर उधर चल रही है तो फिर आप लोग उल्टी सीधी हरकतें भी करेगा, आप लोग का दिमाग आप लोगों को सजेस्ट करेगा। आप लोग पढ़ नहीं रहे हो तो चलो क्या करते हैं, टीवी खोल लेते हैं, टीवी नहीं चला तो यूट्यूब खोल लेते हैं, शॉर्ट्स खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम पे रील पे बैठ जाते हैं, फेसबुक पर छोटी छोटी वीडियोस देखने में बैठ जाते हैं और फिर वहां पर चलते रहते हैं और वो स्क्रॉल होते रहते हैं। आप लोगों का दिमाग हमेशा आप लोगों को ऐसे काम बताएगा जो कि उसको एफर्ट ही न डालना पड़े, वो आप लोगों को इस तरीके से घुमाता रहेगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग खुद अपने ऊपर कंट्रोल रखें, क्योंकि दिमाग तो खेलना सीख गया है और वो खेलता रहेगा। जब तक आप लोग देखे नहीं बैठ कर कि यार ये मेरे साथ खेल रहा है, मुझे पढ़ना था और ये मुझे पढ़ने नहीं दे रहा है, पिछले आधे घंटे से बोल रहा है कि अभी पढ़ेंगे और ये पढ़ने नहीं दे रहा है, तो दिमाग को ऐसे देखो कि वो तीसरा इंसान है, आप लोगों से बातें कर रहा है और आप लोग अपने चंगुल में लेने की कोशिश कर रहा है, हमेशा आप लोगों को उसको इग्नोर मार रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि बाहर का इंसान कोई आप लोगों के साथ में खेलेगा, आप लोग उसको पकड़ लोगे आज नहीं तो कल। पर लेकिन अगर आप लोगों का दिमाग आप लोगों के साथ में खेलना स्टार्ट करेगा ना, आप लोग उसको जिंदगी भर नहीं पकड़ पाओगे, बूढ़े हो जाओगे, यहां से निकल जाओगे, पर पता नहीं चलेगा कि बर्बाद कौन करके चला गया। अपने ही अंदर बैठा हुआ दिमाग आप लोगों को बर्बाद करके चला जाता है। और फिर बात करते हैं कि यार उस टाइम पर वो कर लिया होता, वो दिमाग ने करने ही नहीं दिया कैसे कर लेते यार, आप लोगों ने समझा ही नहीं कभी दिमाग को। तो दिमाग को समझो, ये हमेशा आप लोगों को सुबह उठोगे तो बोलेगा मत उठ, सही तो चल रही है जिंदगी, मजे में सोता रहो, रजाई में पड़ा हुआ। शरीर ऐसा है कि आप लोग उसको जैसे चाहें वैसे ढाल सकते हैं, पर लेकिन दिमाग उसको ढलने नहीं देगा, दिमाग हमेशा रोकेगा।
क्योंकि जब भी कोई चेंज आएगा तभी भी आप लोगों को पेन होगा। आप लोगों को मॉर्निंग में उठना है, आंखें पेन होगी, सर भारी भारी रहेगा, आप लोग एक्सरसाइज करनी स्टार्ट करनी है, बॉडी पेन करेगी स्टार्टिंग में, एक हफ्ते तक ऐसा लगेगा यार कहाँ फंस गए आकर। पर लेकिन उसके बाद में जो मजा आना स्टार्ट होगा ना, वो मजा नहीं ले पाते हैं बहुत सारे लोग, उससे पहले ही छोड़ के भाग जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ही है, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को समझनी पड़ेगी, तो उस मजे तक आप लोगों को रुकना पड़ेगा, फिर देखिए कितना सही लगता है जिंदगी जीने में, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, आई होप कि आप लोग इनको समझोगे और अपने दिमाग को अपने साथ में खेलने से रोकोगे और सही तरीके से इस्तेमाल करो। यार बहुत प्यारी चीज़ है दिमाग, अगर ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो कहाँ से कहाँ नहीं पहुँचा सकता आपको, तो उसको ढंग से इस्तेमाल करो, उसको आप लोगों को सर पे मत चढ़ाने दो, ठीक है। जीएसटी 3 शब्द का ये ऐसा टैक्स है जिसने स्टार्टिंग से ही बवाल मचा रखा है। यानी कि कभी जीएसटी के बारे में ये बोला गया था कि जीएसटी ये करेगा, जीएसटी वो करेगा, पर लेकिन जीएसटी ने क्या किया और क्या जीएसटी जरूरी था और अभी फिर से जीएसटी न्यूज़ में क्यों आ रखा है, सारी बातें बड़े ही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ। एक पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आप लोगों का, एक ऐसा टैक्स सिस्टम जो कि आज़ादी के बाद में सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म देश के अंदर बोला गया, आखिर क्यों, वो भी हम लोग समझेंगे। और अभी रिसेंटली ये जो न्यूज़ में आया है इसका भी बहुत बड़ा रीज़न है। आप लोगों को पता होगा मिड नाइट में यहाँ पर जीएसटी जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया, उस टाइम पर रात को सेलिब्रेट किया गया जीएसटी डे के रूप में। डेट याद है आप लोगों को, बताओ किस किस को डेट याद है। अभी आप लोगों से मैं बात करता हूँ बेसिकली जीएसटी के बारे में। आप लोगों ने स्टार्टिंग से सोचा था कि देश में ये बातें बार बार बोली जाती रही थी कि यार एक ही टैक्स होगा पूरे देश में, 1 कंट्री 1 टैक्स, ऐसी कुछ बातें निकल कर आ रही थी। पर लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ी वो सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई। तो इसके चलते फिर यहाँ पर इसके अंदर में कुछ टैक्स स्ट्रक्चर रख दी गई, यानी कि मल्टी टायर्ड सिस्टम आ गया यहाँ पर एक तरीके से, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। कुछ आइटम ऐसे थे जिस पे बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाया गया, पर उसको भी हम लोगों ने 0 टैक्स बोला। उसके बाद में कुछ आइटम ऐसे थे जिससे 5% का टैक्स लगा दिया, फिर कुछ पर हम लोगों ने 12 का लगा दिया, कुछ पर हम लोगों ने 18 का लगा दिया, कुछ पर हम लोगों ने 28 का लगा दिया। इस तरीके से चीज़ें चलती रही और कुछ ऐसी चीज़ें भी आई जिस पे 28 प्लस हो गया, यानी कि कुछ ऐसे लग्जरी आइटम जिनके ऊपर 28 से भी ऊपर जीएसटी यहाँ पर लगा दिया गया। पर जो मेन थे यहाँ पर बेसिकली वो 4 स्लैब रखे गए जिनको 5, 12, 18 और 28 बोला गया। ये स्लैब हमारे देश में क्रिएट कर दिए गए कि हाँ यार इस कैटेगरी में जीएसटी आप लोगों को देना है। मतलब कि ये ऐसे सामान है, मतलब जो भी सामान होंगे अलग अलग कुछ ऐसे होंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई बात करे रेफ्रिजरेटर के बारे में, कार के बारे में, ठीक है, तो ये अलग अलग हो गया, रेफ्रिजरेटर 18 में आ गया और कार जो है 28 में आ गया। कोई बात करे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में, जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें वो 5% में आ गया। कोई बोल रहा है कि प्रोसेसिंग फूड जैसे कि पैकेजिंग आ गई फूड की, वो उन्होंने 12% में रख दिया। लग्जरी कार हो गई है, कोई BMW लेके घूम रहा है, कोई उससे बड़ी कोई एक तरह मर्सिडीज लेके घूम रहा है, तो उन पे 28 में भी प्लस एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उन्होंने। तो इसका मतलब ये हो गया। अब आप लोग खुद सोचिए, एक सब्जेक्ट ऐसा है जैसे कि अभी मैं आप लोगों को बोलूँ, जैसे कि मैंने बात की अभी मस्टर्ड ऑयल के बारे में, ठीक है, तो सरसों का तेल, उस पर 5% का अगर हम लोग टैक्स लगा रहे हैं, अगर उसको हम लोग बेसिकली पैक कर कर बेच रहे हैं, और एक साइड में लग्जरी कार है जैसे BMW, उस पर हम लोग 28% का टैक्स लगा रहे हैं। अब भाई साहब दोनों आइटम बिल्कुल अलग अलग है। अब दोनों आइटम पर अगर एक जैसा टैक्स हो जाए तो ये कैसा रहेगा, सुनने में कैसा लग रहा है आप लोगों को? लग रहा है कि एक इंसान सरसों का तेल तो यार घर में सब यूज़ कर रहे हैं, कोई खाना बनाने के लिए, कोई किसी चीज़ के लिए, ठीक है, पर लेकिन कार जो है इतनी बड़ी कार एक तरीके से वो सब थोड़ा ना यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसलिए लगा कि यार एक टैक्स जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो अलग अलग टैक्स रख लेते हैं। तो इसलिए यहाँ पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रख लिया। पर लेकिन जो ये अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर रखा गया, इसके चलते भी बहुत सारे इश्यूज देखने को मिलने लगे। कोई बोल रहा था कि यार ये तो 12 में रख दिया, 18 में होना चाहिए था। कोई बोल रहा है ये तो 18 में रख दिया, ये तो 5 वाले में होना चाहिए था। तो इसके ऊपर भी बहुत सारे इशू आने लगे, क्योंकि बेसिक पर्पज इसका यही था कि कैसे हम लोग को एक सिंगल टैक्स लेकर आना है। तो इसमें बहुत सारे टैक्स जो थे उनको सब्ज्यूम किया गया था, यानी कि इतने सारे टैक्स थे अलग अलग हमारे देश में जिनको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। इसको लाने का पर्पज क्या था? इसको लाने का पर्पज ये था कि जितने भी सारे इनडायरेक्ट टैक्स हैं, यानी कि जो हम लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं करते हैं, और वो सारे यहाँ पर डायरेक्ट गवर्नमेंट के पास में बेसिकली एक तरीके से कुछ ही सिस्टमेटिक वे में ये गवर्नमेंट के पास में पहुँच जाया करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड करके रख दिया, यानी कि यहाँ पर 3 मॉडल का जीएसटी लेकर आया गया। एक मॉडल का जीएसटी तो बोला गया सेंट्रल जीएसटी,
जिसमें यहाँ पर जीएसटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में आएगा। दूसरा बोला गया यहाँ पर स्टेट जीएसटी, जिसमें स्टेट के कंट्रोल में आएगा। और तीसरा बोला गया यहाँ पर ड्यूअल जीएसटी काइंड ऑफ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसमें सेंट्रल स्टेट दोनों काम करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर तैयार किया गया और बोला गया कि इस जीएसटी को लगाने के लिए हमारे देश में एक जीएसटी काउंसिल रहेगी, और वो जीएसटी काउंसिल जो है वो भी यहाँ पर काम करेगी एक सिस्टमेटिक वे में। और उसके जो हेड होंगे, वो चेयरमैन जो होंगे उसके, वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करेंगे। तो ये जीएसटी के बारे में भी उन्होंने पूरा माहौल क्रिएट कर दिया। यानी कि कहने का मतलब है कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। पर अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में प्राइम मिनिस्टर इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के जो चेयरमैन है, जिनका नाम है बिबेक डिब्रोय साहब, उनके द्वारा बोला गया कि यार देश के अंदर ना सिंगल जीएसटी होना चाहिए, यानी कि एक ही टैक्स होना चाहिए यहाँ पर। क्या ऐसा पॉसिबल है? जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया, जी हाँ, बहुत सारे देश में एक टैक्स स्ट्रक्चर चलता है। और जब जीएसटी को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसको हम लोग गुड्स एंड सर्विस टैक्स बोलते हैं, उसमें बोला भी गया कि हाँ एक ही टैक्स स्ट्रक्चर हम लोग को लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि नहीं है पर लेकिन यही है कि कितने लार्ज स्केल पर आप लोग कौन सी चीज़ को कहाँ पर रख सकते हो। क्योंकि 5 वाली अगर 15 हम लोगों ने टैक्स लगा लिया, 20 का लगा लिया हम लोगों ने, कोई 15 है, ठीक है। अगर 5 वाली चीज़ है उस पर 15 लगाना पड़ेगा, और 28 वाली चीज़ है उस पर ही 15 लगाना पड़ेगा। तो कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिस पे 5 लग रहा था उस पर 15 हो गया, कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिस पर 28 लग रहा था उस पर 15 हो गया। तो कहीं फायदा और कहीं नुकसान होगा। तो अल्टीमेट गोल गवर्नमेंट का क्या रहता है कि एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में इकट्ठा हो जाए। अगर प्रॉपर सिस्टमेटिक टैक्स जो है वो उनके पास में नहीं आ पाता है, तो फिर कैसे हमारा सिस्टम चलेगा? हमारे देश में एजुकेशन की पॉलिसी आ रही है, हेल्थ की पॉलिसी आ रही है, सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम बांध बनाए जा रहे हैं, या फिर कोई भी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम देश के अंदर लाई जा रही है। ये गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा होता है टैक्स के थ्रू, वो टैक्स के थ्रू आप लोगों तक फिर सारी चीज़ें जो हैं वो पहुंचती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक सिस्टमेटिक वे में टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई। अभी मैंने आप लोग क्या बताया यहाँ पर, अगर ध्यान से सुना होगा, सेंटर भी टैक्स लगाता है और स्टेट भी टैक्स लगाता है। तो यहाँ पर 3 मॉडल में जीएसटी लेकर आया गया। इन तीनों मॉडल को अगर ढंग से इंप्लीमेंट करना है तो सेंटर को स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा। यानी कि बिना सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एक साथ में काम किए हुए ये पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम नहीं चलने वाला है। अब आप लोग खुद सोचो, एक वैट जैसे टैक्स, जिसको वैल्यू एडिड टैक्स बोलते थे, यानी कि जैसे कि एक आइटम आज बनाना स्टार्ट किया, पहले उस पर टैक्स लगा, फिर उसमें खुद और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा, फिर कुछ और इंप्रूवमेंट कर दिया, फिर टैक्स लगा। जैसे कि आप लोग आज के दिन में उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, थोड़ा सा उसको लीजिएगा। गेहूं में से खेत में से गेहूं निकाल कर आए, गेहूं में से खेत निकाल कर खेत में से गेहूं निकाल कर लेकर आए, और जो वो गेहूं है उनको आगे पीस कर हम लोगों ने आटा बना दिया, ठीक है। आटे को पैक कर दिया, उसके ऊपर मान लीजिए पैक्ड जो प्रोडक्ट है उस पर टैक्स लग गया। फिर आप लोगों ने क्या किया, उस आटे की आप लोगों ने ब्रेड वगैरह बनाना स्टार्ट कर दी, उनको बेका, फिर उनके ऊपर टैक्स लग गया। तो इस तरीके से बोल सकते हैं किसी ने उनके पकौड़े बनाकर पैकेट कर उनको बेचना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अलग से। तो इस तरीके से जो जो वैल्यू आप लोग ऐड करते गए उसके ऊपर टैक्स लगता गया, और ये स्टेट का काफी अच्छा टैक्स हुआ करता था। इसमें स्टेट गवर्नमेंट काफी पैसा कमाया करती थी। पर लेकिन अब क्या किया, अब स्टेट गवर्नमेंट का ये टैक्स भी जो है वो जीएसटी के अंदर डाल दिया गया। अगर ये टैक्स जीएसटी के अंदर डाला गया तो इसका मतलब है कि स्टेट का जो टैक्स हुआ करता था उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ा। तो स्टेट ने बोला कि भाई साहब हमारे हाथ में पावर होना चाहिए जीएसटी को लेकर। तो इसीलिए जीएसटी काउंसिल में काफ़ी पावर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई है, काफ़ी वेटेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है। यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगी। इसमें एक मिनिमम क्वोरम रखा गया, यानी कि 50% मेंबर जब तक नहीं आएंगे तब तक यहाँ पर चीज़ें जो हैं जीएसटी काउंसिल की स्टार्ट नहीं होगी। और जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें 3/4 लोग रहने जरूरी हैं। मतलब कहने का क्या हो गया, मान लीजिए 16 लोग हैं टोटल जीएसटी काउंसिल के अंदर में, तो यानी कि आप लोग देखते हैं 3/4 ये इतने लोग बोलेंगे, यानी कि 4 चौक 16, 4 तिया 12, यानी कि टोटल 16 में से 12 लोग अगर किसी बात को बोलेंगे तो ही उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उससे पहले उस चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। तो ऐसा सिस्टम यहाँ पर पूरा रखा गया। सेंटर जो है उसके पास में जो वोटिंग है काउंसिल के लिए दी गई यहाँ पर 1/3 आप लोग देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी की जो पावर है ये यहाँ पर 3/4 जो है वो आप लोगों को वो एक तरीके से 1/3 यहाँ पर हो गए, 2/3 हो गई, वो पहुंच गई किसके पास में, वो पहुंच गई स्टेट के पास में। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि स्टेट के पास में ज़्यादा पावर दे दी गई यहाँ पर, इसके चलते ताकि एक एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा सके जिसको आप लोग संघवाद का ढांचा यानी कि फेडरल सिस्टम आप लोग बोलते हैं। तो ऐसा फेडरल सिस्टम देश के अंदर में इंप्लीमेंट किया गया इस जीएसटी काउंसिल के तहत यहाँ पर।
और यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के चेयरमैन मैंने अभी बताया फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों का बनता है। इसी के साथ में मिनिस्टर और अदर फाइनेंस, जो यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर, इसी के साथ में मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो फाइनेंस रहते हैं, और स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर, यहाँ पर ये सारे मेंबर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इस तरीके से रहते हैं, एक पूरा सिस्टमेटिक वे में एक काउंसिल बनती है। आप लोगों को मैंने बता रखा है काउंसिल और इसी के साथ में कमीशन में डिफरेंस क्या होता है। काउंसिल में आप लोगों को इलेक्टेड मेंबर देखने को मिलते हैं, यानी कि चुने हुए लोग वो यहाँ पर आते हैं और वो यहाँ पर काम करते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर उसको काउंसिल बोला जाता है। तो ये एक सिस्टमेटिक वे में यहाँ पर ये काउंसिल जो है वो काम करना स्टार्ट करती है, और फिर यहाँ पर ये टैक्स जो है वो इंप्लीमेंट किया जाता है। तो अगर कल को चलकर यहाँ पर ये 4 टैक्स अगर लेकर आते हैं, जैसे मैंने बोला अभी 4 रेट लेकर आते हैं, ये 4 रेट वो हैं वो तभी इंप्लीमेंट होंगे अगर यहाँ पर राज्य जो हैं वो सपोर्ट प्रोवाइड करें। पर लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज है यहाँ पर, वो क्या है, अक्सर जीएसटी के अंदर में जो भी डिसाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो काम सारे हो जाते हैं। ऐसा कैसे? क्योंकि यहाँ तो स्टेट भी मिलकर काम करेगा, फिर सेंटर कैसे काम कर लेता है, इसके पीछे थोड़ी टेक्निकलिटीज है, थोड़ी क्या मतलब ज़्यादा तो नहीं है, आराम से समझाऊंगा तो समझ जाओगे। पीछे बेसिकली मुद्दा यह है कि आज की डेट में आप लोगों को पता होगा, अपने देश के मैप के ऊपर अगर आप लोग नजर डालोगे, जहां जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट है वहां पर आप लोगों को, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंटर में होगी, मतलब जहां जहां पर भी आप लोगों को एक तरीके से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, मैक्सिमम उन्हीं राज्यों में यहाँ पर आप लोगों को आसपास में अगर आप लोग नजर उठाकर देखोगे, वही गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर और स्टेट की गवर्नमेंट जो है वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी चलाती हुई नजर आएगी। जब कांग्रेस पावर में थी उस टाइम पर बहुत सारे राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, अभी बीजेपी पावर में है, बहुत सारे राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि आज की डेट में अगर ये मुद्दे को आप लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये पॉसिबल हो पाता है कि सेंटर में जो गवर्नमेंट है वही स्टेट में गवर्नमेंट है, और इसकी वजह से जीएसटी काउंसिल के अंदर में वही मुद्दा आगे बढ़ता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है। क्योंकि स्टेट जो है वो मना तो करेंगे नहीं कि मोदी जी ने बोल दिया ऐसा करेंगे, स्टेट बोले नहीं तुम्हारे नहीं मानेंगे, मोदी आना आना शाम को तुमको बताते हैं अभी, ठीक है। तो वाली चीजें हैं, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो अभी यहाँ पर अगर ऑल गुड्स के लिए अगर हम लोग यहाँ पर एक तरीका टैक्स लेकर आते हैं तो उसको देखना होगा कि कैसे हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर ये पूरा सजेशन अभी दिया गया है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर और बताऊं जीएसटी काउंसिल के बारे में, जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट आप लोग ये क्वेश्चन बन जाते हैं। हमारे देश में ऐसा नहीं कि ये अभी लाया और इम्प्लीमेंट कर दिया गया, ये ऐसा बिल है। देखिए इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म, जब बहुत सारे टैक्स इकट्ठे कर आप लोग यहाँ पर एक पर्टिकुलर टैक्स सिस्टम के अंदर डालते हो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो नहीं कहते कि शादी में अक्सर कोई ना कोई रूठ जाता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोई बोलते हैं ना कि यार सबको खुश करना शादी पॉसिबल नहीं है, कभी फूफा जी रूठ गए, कभी बुआ जी रूठ गई, ठीक है, कभी मौसी रूठ गई। तो वही बातें यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता था। तो इंडियन अगर आप लोग बात करेंगे जीएसटी सिस्टम के अंदर में, इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया 2014 में। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया 122वां, ये यहाँ पर बिल लेकर आया गया, ठीक है। आगे चलकर 2016 में इसको अप्रूवल मिला, और यहाँ पर एक स्टैट्यूटरी जो है बेसिक, जो यहाँ पर एक तरीके से इसको जो सिस्टम को स्टैट्यूट के थ्रू यहाँ पर लाया गया राज्यसभा में, और 101वां ये एक्ट बना 2016 में। मतलब क्या है, ये आप लोग डिफरेंस याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी आप लोगों को यहाँ पर यूज हो जाएगा। जब भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन बने और वहां पर ये लिखा हो कि इतने नंबर का बिल है और इतने नंबर का एक्ट है, तो याद रखिएगा बिल की संख्या हमेशा बड़ी होगी एज कंपेयर टू एक्ट। क्यों? क्योंकि कई सारे बिल जो हैं वो एक्ट नहीं बन पाते हैं, पास नहीं हो पाते हैं, इसलिए वो बिल ही रह जाते हैं और खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमेशा जो एक्ट की संख्या होगी वो कम होगी, यानी कि जब कानून बनते हैं वो फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं, पर लेकिन बिल जो है वो स्टार्टिंग में बेसिकली बिल के तौर पर आते हैं, फिर यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए, प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया, तब जाकर वो आगे चलकर गजट में पब्लिश होकर कानून बनते हैं। तो इसलिए ये बात आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि बिल की संख्या हमेशा कम होगी, कानून की बिल की संख्या हमेशा ज्यादा होगी एज कंपेयर टू जो कानून बन जाता है। मैंने आप लोगों को बताया जैसे सेंट्रल जीएसटी के अंदर में एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, स्टेट के अंदर में जीएसटी, लग्जरी टैक्स, इंटीग्रेटेड जीएसटी में इंटर स्टेट ट्रेड। तो इससे फायदे ये भी हो गए कि पहले एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के भी कई सारे यानी एक तरीके से टंडेरे जुड़ा करते थे। कोई काम कर रहा है आजकल में राजस्थान के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहा है फिर यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर में, कोई प्रोडक्ट जा रहे हैं यहाँ पर तमिलनाडु के अंदर में, आप लोगों को देखने को मिलता है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। भाई साहब इनके ना वांदे लग जाया करते थे, यहाँ पर पता चला स्टेट के लोकल एरिया में वहाँ पर रुके हुए हैं, मतलब प्रोडक्ट पास ही नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज यहाँ पर देखने को मिलते थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये सिस्टमेटिक वे में अब चीज़ें इंप्लीमेंट की गई ताकि सिस्टम को सुधारा जा सके। इंटीग्रेटेड जीएसटी यानी कि जिसमें दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसको हम लोग ड्यूअल जीएसटी के तौर पर भी आप लोग बोलते हैं।
ये कोऑर्डिनेट करता है स्टेट और यूनियन टैक्स को, ताकि मिलकर काम किया जा सके। और एक आर्टिकल यहाँ पर जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये है आर्टिकल 246। इसके बारे में याद रखिएगा। आर्टिकल 246A ये यहाँ पर स्टेट को पावर देता है टैक्स लगाने के लिए गुड्स एंड सर्विस के ऊपर। आप लोगों से पूछ लें यहाँ पर जीएसटी काउंसिल जो है वो किस आर्टिकल से रिलेटेड है यहाँ पर, तो याद रखिएगा आर्टिकल 279A, यानी कि ये वाला जो आर्टिकल है अनुच्छेद यहाँ पर, ये यहाँ पर जीएसटी काउंसिल के बारे में बात करते हैं। जीएसटी काउंसिल फॉर्म किसके द्वारा की जाती है, तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर्म की जाती है, जो कि यहाँ पर जीएसटी काउंसिल, और इसी के साथ में फिर यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। चेयरमैन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इसी के साथ में स्टेट गवर्नमेंट से भी रिप्रेजेंटेटिव आप लोगों के यहाँ पर आते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये हमारे देश में काम कर रहा है इस तरीके से कि यहाँ पर इसको ढंग से जो है लेकर आगे चला जा सके। पर ऐसा नहीं है यहीं से ही एकदम आ गया, इससे पहले भी यहाँ पर चीज़ें हैं कहीं से, अगर बैकग्राउंड आप लोग जाकर देखोगे तो और भी आप लोगों को यहाँ पर हिस्ट्री जो है इसकी नजर आएगी। मतलब क्या है, यहीं पर ही चीज़ें खत्म नहीं हुई है। अगर आप लोग देखोगे तो स्टार्टिंग में 2003 में आप लोगों को लेकर जाना पड़ेगा। 2003 में जो है एक कमेटी बनाई गई थी जिसको केलकर टास्क फोर्स बोला करते थे, यानी कि KTF, KGF नहीं KTF आया यहाँ पर, जब हमारे देश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इम्प्लीमेंट करने की बात की गई कि ऐसा कुछ होना चाहिए। फिर आगे चलकर फिर बातें की गई कि हाँ ऐसा करें, कुछ स्टेट रूट है, कुछ मनाए। पहला अटेम्प्ट जो जीएसटी का लाया गया बिल को प्रस्तुत करने का, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर 115वां ये अमेंडमेंट बिल लेकर आया गया, ठीक है, 2011 में। पर लेकिन वो जो है पास नहीं हो पाया, क्योंकि उसके बाद में जो थे बेसिकली इलेक्शन आ गए, 15th लोकसभा के, और उसके चलते फिर वो बिल जो है वो लैप्स हो गया, ठीक है। फिर से इसको अगेन 122वां अमेंडमेंट बिल लाकर इसको स्टार्ट किया गया और फिर यहाँ पर ये इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो याद रखिएगा आज की डेट में 140 से भी ज़्यादा कंट्री ऐसी हैं जो कि जीएसटी को फॉलो करती हैं, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करती हैं। पर लेकिन सबसे पहला देश कौन सा था कि आप लोगों को बताएं, याद रखिएगा फ्रांस था पहला देश जिसने जीएसटी को सबसे पहले इंप्लीमेंट किया। और हमारे देश में जीएसटी जो है वो 1 जुलाई को इंप्लीमेंट किया गया, इसलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन बताना है जीएसटी के बारे में। अगर कोई आप लोगों से पूछे कि किस ईयर में हम लोगों ने जीएसटी को इंप्लीमेंट किया, ये छोटा सा क्वेश्चन आप लोग बताना, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर इसके बारे में बता पाता है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जिससे कि आप लोग चीज़ों को समझ पाएंगे। अब जब जीएसटी के बारे में हम लोग बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी देखने को मिलेगी, कई सारी चीज़ें बेसिकली ऐसी देखने को मिलती है आखिर क्या इशू हो गया, तो सिग्निफिकेंस क्या है और इसके साथ में इश्यूज क्या हैं। ये जब भी आप लोग जीएसटी के बारे में कुछ लिखेंगे तो यहाँ से आप लोगों के लिए बेसिकली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कई सारे सिग्निफिकेंस हैं। एक तो पहले इतने सारे टैक्स हुआ करते थे, कम से कम अब 4 रेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनिफाइड कॉमन मार्केट हो गई, ठीक है। इसी के साथ में टैक्स को एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अब जिस तरीके से पहले लोग टैक्स पे नहीं करते थे, तो कहीं पर कुछ हो रहा है, कहीं पर कुछ हो रहा है, बहुत सारे लूप होल थे, तो लूप होल यहाँ पर खत्म कर दिए कहीं ना कहीं, आप लोग ऐसा बोल सकते हो। जो टैक्स इवेजन था इनकी एक तरीके से, उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो कंट्रोल किया गया यहाँ पर, ठीक है। एक सर्टेनिटी टैक्स के अंदर लेकर आएगी कि हाँ यार ऐसा टैक्स होना चाहिए। करप्शन जो है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया, और इसी के साथ में जो सेकेंडरी सेक्टर है वो भी बूस्ट हो गया। पहले उसको ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत तरीके से यूज़ किया जाता था, उसके ऊपर टैक्स ही नहीं लगा करता था, ठीक है। और यहाँ पर टैक्स को एक प्रॉपर सिस्टमेटिक एक स्ट्रीम लाइन में यहाँ पर टैक्स को लेकर आया गया, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। पर लेकिन फिर से वही बोलूँगा, वो कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, सारी चीज़ें अच्छी नहीं होती है और सारी चीज़ें बुरी भी नहीं होती है, ठीक है। इश्यूज हैं अभी भी यहाँ पर, आप लोग कई सारे टैक्स रेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। न्यू सेस यहाँ पर लगा दिया गया, ये तो एक इतना खतरनाक चीज़ है जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। मतलब आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जुगाड़ ढूंढ लिया है। और वो क्या करती है, वो टैक्स के ऊपर टैक्स लगा देती है। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर टैक्स लगा हुआ है, वो है 18% का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इसके ऊपर हम लोग सेस लगाएंगे। सेस मतलब क्या होता है, ये टैक्स के ऊपर टैक्स होते हैं। मान लीजिए 18% का टैक्स है, इसके ऊपर 1% का उन्होंने एजुकेशनल सेस लगा दिया। ये एजुकेशनल सेस क्या हो गया कि ये पर्टिकुलर पर्पज के लिए ही यूज किया जाता है। एजुकेशनल सेस हो गया, इन्वायरमेंट के लिए सेस हो गया, या फिर यहाँ पर किसी और पर्पज के लिए, मान लीजिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कोई स्कीम चलानी है उसके लिए सेस लगा दिया, रोड के लिए सेस लगा दिया कि रोड खराब हो रखी है उसके लिए 1% सेस चाहिए, ठीक है। ये सेस जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के साथ में शेयर नहीं करती है। तो स्टेट गवर्नमेंट ये बोलती है बेटा जब तुमको पैसे की जरूरत होती है तुम ऊपर से सेस चिपका देते हो इसके साथ में और अपने पास से पैसा रख लेते हो, और इसका इतना पैसा इकट्ठा हो जाता है जिसकी कुछ हद नहीं है, और हमको जो है उसका शेयर मिलता ही नहीं है। तो यार ये गलत बात है। तो कई जगह ट्रस्ट डेफिशिट के भी यहाँ पर इशू निकल कर आते हैं, तो इसके ऊपर भी बात की जाती है।
इसी के साथ में कुछ ऐसे एरिया जिनके ऊपर दोनों लड़ते रहते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम हो गया, अल्कोहल हो गया, रियल इस्टेट, इलेक्ट्रिसिटी। आज की डेट में भी अलग अलग राज्य में जब आप लोग जाओगे, इनके रेट आप लोगों को अलग अलग नजर आएंगे, है कि नहीं। आप लोग देखना, किसी राज्य में इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर कुछ लग रहा है, किसी के ऊपर शराब के ऊपर कुछ लग रहा है। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये आज की डेट में कहते हैं कि यार ऐसे कैसे काम चलेगा, उन्हें कहते हैं कि ऐसे कैसे चलेगा भैया, तो वो वाली बात है। तो इसके ऊपर काम करना जरूरी है। तो यहाँ पर सबको एक सिस्टमेटिक वे में लेकर आए। लोग जो है मान लीजिए जा रहे हैं हरियाणा और एक तरीके से दूसरे राज्य के बॉर्डर पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, वो बोलेंगे कि यार चल यहाँ से दारू ले लेते हैं, यहाँ सस्ती मिलती है। यहाँ से आप लोग ना एक तरीके से दिल्ली में आ रहे हैं तो यहाँ से बियर ले जाते हैं, कैन उठा के ऐसा कर लेते हैं। देखा, शादी में कहते हैं कि चलो यार ऐसा कर लेते हैं। तो ये वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि हाँ वहाँ ना सस्ती मिलती है, या कुछ ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी गलत होता है, इनकी काला बाजारी होना स्टार्ट हो जाती है। और अलग अलग राज्य जो है फिर इनको लुभाते भी हैं इलेक्शन के टाइम पर। तो कई सारे लोग ये बोलते हैं कि ये गलत है, यहाँ पर ये एक ही सिस्टम इंप्लीमेंट होना चाहिए। ऐसा क्यों कि एक इंसान जो है बिजली के लिए कुछ और पैसा दे रहा है, दूसरे राज्य का इंसान कुछ और पैसा दे रहा है, और स्टेट गवर्नमेंट छोड़ने के लिए तैयार नहीं। वो बोल रहे हैं कि यही तो है। आप लोगों ने देखा होगा कि कोविड-19 के टाइम पर सब कुछ ठप पड़ा था, भाई सब अल्कोहल शराब की दुकान खोल दी, ठीक है। क्यों? क्योंकि पता है स्टेट गवर्नमेंट के पास में रेवेन्यू आएगा। पर लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की भी इसमें मजबूरी है। कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट हाथ उठा देती है। पिछली बार कोविड-19 पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा दिया कि हमारे पास में पैसा नहीं, अब क्या करें। तो इस तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इसमें ये इशू है। अगर फाइल करना है, अगर मान लीजिए आप जीएसटी फाइल करने लगे, मैं भी जीएसटी फाइल करने लगूँ, आसान नहीं है। बोल तो दिया है कि हाँ सिंपल कर दी चीज़ें, पर लेकिन आज के डेट में पढ़ा लिखा इंसान को भी सीए से जाकर मिलना पड़ता है जीएसटी को फाइल करने के लिए। तो अगर इतना ही आसान बनाए तो कम से कम एक कॉमन इंसान के लिए बनाओ ना, इतना सिस्टमेटिक वे में उसको आसान कर दो कि कॉमन इंसान भी यहाँ पर उसको लेकर चलने लगे। हायर टैक्स रेट देखने को मिलता है कई सारे, कभी उसको बारे में रख देते हैं। आप लोग इंटरेस्टिंग चीज़ सोचिए, एक दुकान वाला एक प्रोडक्ट बेच रहा है, उस पर पहले 12% का जीएसटी लगा था, ठीक है। वो प्रोडक्ट जो है उस पर अब उन्होंने 18% की स्लैब में पहुंचा दिया कि कल से इस पर 18% लगेगा। मान लीजिए कोई बिस्किट का पैकेट ही है, वो मेवा वगैरह का बना हुआ है, शानदार बिस्किट का पैकेट, उस पर पहले 12% जीएसटी लग रहा था, अब उन्होंने 18% लगा दिया। अब वो भाई साहब दुकान वाला क्या करेगा, 12 की जगह 18 लेना स्टार्ट कर देगा। अब वहां पर प्रेशर पड़ा गवर्नमेंट के ऊपर, बोले कि नहीं तुमने गलत कर दिया, उन्होंने फिर से उसको 12 में ला दिया। अब लोगों को पता है क्या 12 चल रहा है कि 18 चल रहा है, अब वो फिर से उसको क्या करेगा, वो तो उसको 18 पे बेचता रहेगा। ऐसे बहुत सारी आइटम्स होते हैं जिसके चलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज में निकल कर आ रहे हैं, जिसके चलते बोला जा रहा है कि इनके ऊपर काम करना चाहिए। पर लेकिन ये भी सोल्यूशन यहाँ पर नहीं निकल पाता है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं यार, जिसको आप लोग समझोगे तो आप लोग ढंग से समझ पाओगे कि कैसे कैसे इनके ऊपर काम करना चाहिए। पर लेकिन ये जो है प्रॉब्लम चलती रहती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आप लोग समझिएगा। आई होप कि इसके बारे में आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। अब ये ऐसा टॉपिक है जो कि टाइम टू टाइम आप लोगों को जानने को मिलता रहता है, तो इसलिए इकट्ठा करके सारा इसका पोस्टमार्टम कर दिया। 360 डिग्री एंगल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिल रहा है। अभी यहाँ पर आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन होंगे और फिर आंसर राइटिंग के क्वेश्चन, तो टकटकी लगाकर देखना, तभी आप लोग उनके आंसर भी आप लोग अच्छे से समझा पाओगे। यूपीएससी जब भी कोई क्वेश्चन पूछेगी आप लोगों से, कॉमन सेंस के ऊपर खेलेगी। 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, बड़ा ही प्यारा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पढ़कर इंसान जो है वो इसका आंसर आसानी से दे सकता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में पूछा गया और 3 स्टेटमेंट दी और बोला कि करेक्ट स्टेटमेंट आप लोग को इसमें से चूज करनी है, यानी कि छटनी करनी है, ठीक है। जैसे नहीं प्रीलिम्स से छटनी करते हैं लोग। जीएसटी के बारे में बोला गया कि ये रिप्लेस करेगा मल्टीपल टैक्स कलेक्टेड बाय द मल्टीपल अथॉरिटीज। यहाँ पर एक तरीके से ये जो मल्टीप्लिसिटी है ना, इसको खत्म करेगा और एक सिंगल मार्केट क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ऐसा किया गया जीएसटी के द्वारा, यस या फिर नो। बोला गया कि ये ड्रास्टिकली रिड्यूस कर देगा करंट अकाउंट डेफिसिट इंडिया का, यानी कि आमदनी अठन्नी खर्च रुपया हो रहा था उसको बिल्कुल खत्म कर देगा बहुत ही शानदार तरीके से। तीसरा बोला गया ये काफी लार्ज स्केल पर ग्रोथ और इकोनॉमी के अंदर में शानदार तरीके से ग्रोथ लेकर आएगा कि चाइना को भी ओवरटेक कर देंगे नियर फ्यूचर के अंदर में। तीसरा ये बोला गया ये क्वेश्चन पढ़ के मुझे बड़ी ऐसी आई, मैंने कहा जो भी इंसान ये क्वेश्चन बना रहा होगा वो ये देख रहा होगा कि देखो लोग सोचते कैसे हैं। अब आप लोग ये सोचो कॉमन सेंस से थोड़ा सा, अगर इतना ही खतरनाक टैक्स था ये, तो ये आज तक लाया क्यों नहीं गया, ये इतने दिन तक वेट क्यों किया गया, ये आते ही चाइना को ओवरटेक कर देंगे और भाई साहब करंट अकाउंट डेफिसिट बिल्कुल खत्म कर देंगे। अगर इसके अंदर इतना जादू की छड़ी थी तो अब तक तो ये आना था। फिर ये सारी जो है हवा की बातें कर रखी हैं। चीज़ें बढ़ाएगा, ऐसा नहीं कि इतनी ही बढ़ा देगा, और इसी के साथ में आज चीज़ों इकोनॉमी को आगे लेकर चलेगा पैटर्न पे, ऐसा नहीं कि आते ही चाइना को ओवरटेक कर देगा तो ये बड़ी बड़ी फेंकी गई है दोनों की दोनों स्टेटमेंट में, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये बहुत सारे टैक्स थे अलग अलग, उसमें उसको एक सिस्टमेटिक वे में लाने की कोशिश की गई है ताकि एक सिंगल मार्केट क्रिएट की जा सके। तो आंसर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर ए हो गया।
तो कॉमन सेंस एक तरीके से यूज करने की चाहते हैं आप लोगों से एग्जाम के अंदर में, ठीक है। जीएसटी के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया कि यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है। बोला गया कि ये इंट्रोड्यूस किया गया इन पार्लियामेंट थ्रू द 122 अमेंडमेंट बिल, यानी कि 122वां अमेंडमेंट बिल, 101वां अमेंडमेंट एक्ट, 264वां मेंशन करता है स्टेट की पावर टैक्स लगाने के लिए, और 279A ये यहाँ पर मेंशन करता है जीएसटी काउंसिल के लिए। और करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बतानी है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव। तो सही आंसर क्या है? ABCFD। आप लोग ध्यान से देखिए, अभी मैंने काफी डिटेल में टॉपिक पढ़ा है, कोई भी डाउट आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहां से आप लोगों के लिए कंफ्यूजन क्लियर करना ही बेसिक पर्पज है। अगर आप लोग कंफ्यूजन क्लियर कर कर आगे बढ़ते रहेंगे तो फिर आप लोगों को चीजें जो हैं वो समझ में आने स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं ये आंसर है इसका C। क्यों? क्योंकि सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, पर यहां पर जो ये स्टेटमेंट दे रखी है, ये मैंने बताया था कि 246, ठीक है, 264 नहीं है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, स्टेट को पावर दे रखी है और काउंसिल यहाँ पर ये अलग अलग से क्वेश्चन भी आप लोगों के पूछे जा चुके हैं अलग अलग टाइप के एग्जाम्स के अंदर में, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग। अलग से भी क्वेश्चन पूछे अगर आप लोगों से, जो कि पूछे जा चुके हैं, जैसे कि यहाँ पर कि स्टेट के अंदर क्या पावर है, यहाँ पर किस आर्टिकल के अंदर है, 246A, 246B, 279A, 279B। तो याद रखिएगा, कंफ्यूजन नहीं होना है। 246A जो है वो है बेसिकली स्टेट की पावर के बारे में, और 279A है जीएसटी काउंसिल के बारे में, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर रहती है, तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए माइंड में। आगे बात की जा रही है, यहाँ पर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है वो चेयरपर्सन है जीएसटी काउंसिल का। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया कि ईच डिसीजन मस्ट बी अप्रूव बाई 3/4 मेंबर ऑफ द काउंसिल। बोला गया कि मिनिमम 50% क्वेरम होना चाहिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है वो आप लोगों को बताना है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, जो कि काफी डिटेल में मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें यहाँ पर आंसर राइटिंग के बारे में, तो बोला गया डिस्कस द रैशनल फॉर इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन इंडिया, ब्रिंग आउट क्रिटिकली द रीजन फॉर डिले इन रूल आउट ऑफ इट्स रिजीम। यानी कि क्यों अब तक ये डिले चल रहा था, इसके बारे में 2013 में ही क्वेश्चन पूछ लिया गया, जबकि इंप्लीमेंट बाद में किया गया। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं राइटिंग में भी। 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा, जीएसटी के बारे में बात ही नहीं की गई है। बोला गया है एक्सप्लेन द साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 100 एंड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2016। आप लोग देखो यहाँ पर, अगर किसी को पता नहीं है कि ये एक तरीके से जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो कई सारे बच्चे जो हैं वो घूम जाएंगे, यार ये कौन सा अमेंडमेंट पूछ लिया, और वो भी इकोनॉमी के अंदर आ गया अमेंडमेंट की बातें, ठीक है। तो ये आप लोग उसके देखते हैं। तो इस तरीके से भी आप लोगों को अमेंडमेंट भी याद रहना चाहिए, ताकि आप लोग चीजों को समझ सकें। अगर यहाँ पर कोई ऐसा अमेंडमेंट लिख दिया और आप लोगों को टॉपिक तो पता है, जीएसटी का खूब अच्छे तैयार कर रखा है, उन्होंने तो भाई साहब मजे लेने के मूड में आ गए, डायरेक्ट अमेंडमेंट लिख दिया, जीएसटी का नाम ही नहीं दिया, तो आप लोग कंफ्यूज आ जाओगे। तो जरूरी है इसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूं कि ये भी होना चाहिए, और डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेटमेंट बनाकर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है। तो चहुमुखी विकास होना चाहिए उस टॉपिक का, तभी आप लोग आंसर दे पाओगे। 2019 में भी क्वेश्चन पूछा गया, मैंने कहा था ना देश का बहुत बड़ा टैक्स स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ये जो चेंज हुआ। बात की जा रही है कि यहाँ पर जो ऐसे आप लोगों को बताना है कि ऐसे टैक्स बताना है आप लोगों को यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि सब्स्यूम कर लिए गए जीएसटी के द्वारा, ठीक है। और रेवेन्यू की इंप्लीकेशन के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर इंपैक्ट क्या पड़ा उसके बारे में बताना है। 2020 में भी आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जीएसटी का जो सर्विस टैक्स है यहाँ पर कंपनसेशन टू द स्टेट एक्ट लेकर आया गया। कोविड-19 के टाइम पर क्या क्या चीजें यहाँ पर देखने को मिली उसके बारे में बात की, क्योंकि कोविड-19 के टाइम पर ये बोला गया था कि जो भी कॉम्पनसेशन स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है, अगर उनको कोई कमी हो रही है, तो कंपनसेशन देने के लिए भी प्रॉपर एक एक्ट लेकर आया गया ताकि उनको सपोर्ट मिल सके। पर कोविड-19 के टाइम पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाथ उठा लिए कि भाई साहब हमसे ना हो पाएगा। तो उस टाइम पर काफी एक तरीके से उसके बारे में हाहाकार हुई स्टेट गवर्नमेंट के लिए, तो कई सारे इश्यूज निकल कर आए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पूछे गए, तो अब आप लोग टॉपिक को समझ सकते हैं। पूरा का पूरा टॉपिक जो है इतने शानदार तरीके से कवर कर दिया कि कोई भी डाउट अब आप लोगों को नहीं होना चाहिए इसके रिलेटेड। जो भी डाउट होगा वो पूछेगा, और फीडबैक जरूर दे देना अगर टॉपिक कैसा लगा है, ताकि अगर लगा कोई डाउट तो आगे चलकर उसको इंप्रूव किया जा सके, ठीक है। तो बेसिक्स क्वेश्चन है सारे, एक एक पॉइंट जो है क्लियर हो गया है। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल, क्या बेसिकली बहुत सारे आर्टिकल जो कि आ रहे थे, कहीं जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ लिया, कहीं किसी के बारे में, तो सब कुछ एक जगह इकट्ठा हो गया इस पर्टिकुलर सिस्टम के टॉपिक के अंदर में। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग इसको यहाँ पर बोल सकते हो। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि यूपीएससी ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुकी है। अगर पुराने क्वेश्चन पेपर उठाकर आप लोगों ने एनालिसिस किया होगा तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन देखा होगा यहाँ पर, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स,
वैसे यहाँ पर जो नाम है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर, ये एक नॉर्मल नाम है। वैसे फ्रेंच भाषा में आप लोगों को इसका नाम देखने को मिलेगा, जो फ्रेंच लैंग्वेज में नाम लिखा हुआ है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में MSF बोलते हैं, ठीक है। तो मेडिसिन सेंस ये फ्रंटियर्स और MSF के नाम से इसको जाना जाता है। पर लेकिन क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज का नाम हो गया, ऑल ओवर वर्ल्ड में ये एनजीओ काम कर रही है आज के डेट में, ताकि दुनिया भर के लोग इसको एक सिस्टमेटिक नेम के साथ में जान सकें। तो इंग्लिश का एक नाम इन्होंने दे दिया इसको, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसलिए यहाँ पर डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के नाम से ही क्वेश्चन था आप लोग का एग्जाम के अंदर में। ये है क्या बेसिकली, पहले मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, फिर न्यूज़ हम लोग समझेंगे। ये एक तरीके की नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि जो काम गवर्नमेंट कर सकती है वही काम जो कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करना स्टार्ट कर दे बिना गवर्नमेंट से सपोर्ट लिए हुए, उसको हम लोग एनजीओ बोलते हैं। जैसे कि एजुकेशन के फील्ड में किसी को कुछ काम करना है, छोटे बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना है, और हम लोग एक एनजीओ बनाएं और बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दें, अपने आपस में ही हम लोग सब पैसे इकट्ठा करें और SLV एनजीओ के नाम से SLV एजुकेशन एनजीओ हम लोग चलाएं, उसमें गवर्नमेंट से कुछ भी सपोर्ट न ले। तो ये क्या हो गया कि अपने ही हिसाब से हम लोगों ने काम किया, बच्चों को क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं छोटे छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए, वो चीज़ें हम लोगों ने प्रोवाइड कराई। सेम पैटर्न ये किस चीज़ में करते हैं, ये बेसिकली हेल्थ के फील्ड में करते हैं। जैसे कि दुनिया भर की बीमारी है आज के डेट में, डायबिटीज़ की बीमारी हो गई, कैंसर की बीमारी हो गई, एड्स की बीमारी हो गई, इसी के साथ में ट्यूबरकुलोसिस की बीमारी हो गई। इन सब बीमारियों की दवाई बनाने के लिए इसके द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी किया जाता है, और इसी के साथ में यहाँ पर ये एक तरीके से अलग अलग देश में लगभग 70 कंट्रीज में मिलकर यहाँ पर इनके पर्सनल हैं, जो कि लोकल डॉक्टर्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर या फिर दूसरे लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं, जहाँ से इनको लगभग 90% के करीब फंडिंग भी अपनी प्रोवाइड होती है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पब्लिक फंडिंग के ऊपर चलती है और जनता की हेल्थ के ऊपर फोकस देती है। यहाँ पर ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अभी ये न्यूज़ में क्यों आ गई है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। हमारी कंट्री ने यूके के साथ में एक ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसको इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोला गया है। तो हमारा देश आप लोगों को पता होगा इस चीज़ से जाना जाता है कि आज की डेट में अगर आप लोग बात करें कि हम लोग जो मेडिसिन सप्लाई करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, बहुत बड़ा उसमें एरिया ये रहता है कि उसमें जेनरिक दवाई रहती है। जेनरिक दवाई यानी कि वो दवाई जो नॉर्मली एक ब्रांड के द्वारा बनाई जाती थी अब तक, पर उस ब्रांड के द्वारा तो बेसिकली उसका पेटेंट जो है वो एक्सपायर हो चुका है। अब नॉर्मल इंसान भी उस दवाई को बना पा रहे हैं, यानी नॉर्मल कंपनी भी उसको बना पा रही है जिन्होंने उसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं किया है। तो अगर कोई एक स्टैंडर्ड कंपनी, ब्रांडेड कंपनी उस दवाई को 50,000 रुपये की बेच रही है, तो ये जेनरिक दवाई आप लोगों को लगभग 500 रुपये की मिल जाएगी। तो ये फायदा होता है। बोला ये जा रहा है कि जो डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा कि अगर ये एग्रीमेंट आगे बढ़ता है इसी तरीके से, तो आने वाले टाइम पर ग्लोबल सप्लाई जो है वो हर्ट होगी जेनरिक मेडिसिन की, ये बात इनके द्वारा बोली गई है। यानी कि वो दवाइयाँ जो कि लोगों को कम दाम पर मिलती है ब्रांड नेम के साथ में, उनकी अवेलेबिलिटी जो है वो कम होगी यहाँ पर इस एग्रीमेंट के साइन किए जाने से। आप लोगों को पता होगा जो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दुनिया भर में जब दवाई सप्लाई करता है किसी भी बीमारी को लेकर, तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर होता है उसके अंदर में। तो यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डर लगा हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इंपैक्ट पड़ सकता है आने वाले टाइम में। तो इसलिए इस डील के ऊपर ये क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। जो यहाँ पर अगर बात करें डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के बारे में, यहाँ पर ये एक इंडिपेंडेंट मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में आप लोगों को भी बताया, जहां पर भी जैसे पेंडेमिक आ गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, डिजास्टर हो गया, कहीं भी अगर कोई दिक्कत होगी तो हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तो वहां पर ये खड़े हुए नजर आएंगे। बनाई गई थी फ्रांस यानी कि पेरिस के अंदर 1971 में। इतनी इंपॉर्टेंट है ये ऑर्गेनाइजेशन, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको नोबेल पीस प्राइज मिला 1999 में, जो इसके द्वारा अलग अलग रीजन में जाकर लोगों की हेल्प कर कर जो काम किए गए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। जैसा मैंने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन भी बन चुके हैं, इंपॉर्टेंट एनजीओ है और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। पीछे अगर आप लोगों ने कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे यूपीएससी के, तो ग्रीन पीस जो कि एक पर्टिकुलर जो ऐसी ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन यहाँ पर बन चुका है। तो ये इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन जब न्यूज में होती है तो यहाँ से क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान होना चाहिए कि किस लिए ये टॉपिक न्यूज में है और पूरा इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन क्या है, कहां पर लोकेटेड है, क्या इससे रिलेटेड चीजें हैं। आज की डेट में इसके हेड कौन है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन कौन बताता है। ओके,
ये एक ऐसा पोर्शन है यार जो खासकर आप लोगों से कल्चर के अंदर में पूछा जाता है। डांस वगैरह जो भी होते हैं किस पर्टिकुलर एरिया में, जो फोक डांस यानी कि जो लोकल डांस होते हैं उसके बारे में, या फिर कोई त्यौहार होता है लोकल एरिया में उसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर रहा हूँ लंबाड़ी डांस के बारे में। यहाँ पर आप लोगों से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं और आप लोगों को कैसे कंफ्यूजन में डाला जा सकता है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। ये जो पर्टिकुलर डांस है ये एक ट्राइबल कम्युनिटी का डांस है, जो ट्राइबल कम्युनिटी है यहाँ पर खासकर सेमी नोमेडिक यानी कि जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमती रहती हैं वो वाले आदिवासी लोग, उनका ये डांस है। और ये रिसेंटली अभी आप लोगों को रायपुर में जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हुआ वहां पर आप लोगों को देखने को मिला कि लंबाड़ी डांस जो है वो परफॉर्म किया गया। मतलब कि जो रायपुर यानी कि जो छत्तीसगढ़ के अंदर आप लोगों को रायपुर लोकेशन देखने को मिलती है वहां पर नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल हुआ। एक क्वेश्चन तो यही आप लोगों का बन सकता है, और वहां पर लंबाड़ी डांस जो है वो परफॉर्म किया गया। अब लंबाड़ी डांस ये आप लोगों के लिए अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि कहां से निकल कर आया। अगर ओरिजिनेट देखोगे आप लोग इसका, यानी कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, यानी कि ये जो डांस है कहाँ से बेसिकली पैदा हुआ, तो ये पैदा हुआ आंध्र प्रदेश से। पर लेकिन आप लोगों को पता है आंध्र प्रदेश जो है वो सेपरेट हो गया तेलंगाना से 2014 में। तो आप लोग इसको दोनों जगह का नाम दे सकते हो, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इसलिए यहाँ पर आप लोग दोनों का नाम बोल सकते हो। जो यहाँ पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो ये डांस करती है इनको आप लोग कई नाम से पुकारते हो। इनको लंबाडीज भी बोला जाता है, इनको आप लोग बंजारा भी बोलते हो, और इनको आप लोग यहाँ पर सेंगलीज भी बोलते हो। तो तीनों के तीनों नाम जो हैं वो इस कम्युनिटी के देखने को मिलते हैं। ये फेस्टिवल त्योहार जो है वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं अगर परफॉर्म किया जाए तो इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर ये गोड फॉर द गुड हार्वेस्ट, यानी कि जब आप लोग फसल लगाते हो, फसल लगाने के बाद में जब आप लोग अपनी फसल की खेतों में से कटाई करते हो तो जो फसल की जो कटाई करते हो तो ये उसके लिए एक भगवान माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है कि वो जो फसल हमारी हुई है वो फसल अच्छी हो। तो उसको एक तरीके से श्रद्धा एक तरीके से अर्पित की जाती है भगवान के लिए। डांस किया जाता है यहाँ पर एक तरीके से हार्वेस्टिंग या फिर प्लांटिंग या फिर जो बीज लगाना होता है उसको लेकर, यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड फेस्टिवल है। तो इसलिए अगर एग्रीकल्चर के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए आप लोगों से तो ये सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग वहां पर यूज भी कर सकते हो। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ये जो इस फेस्टिवल का थर्ड एडिशन यानी कि तीसरा संस्करण आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। रायपुर छत्तीसगढ़ के अंदर में जो स्टेट फाउंडेशन डे के इवेंट पे यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। वैसे आप लोगों को पता है कि मेजर जो भी कई सारे जो लोकल डांस हैं ट्राइबल कम्युनिटी के वो अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलते हैं। जैसे कि गोवा में फगदुई आप लोग बोलते हैं, गुजरात में गरबा आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इसी के साथ में हरियाणा में रास लीला आप लोग यहाँ पर बोलते हो। नागालैंड में जाओगे तो यहाँ पर चेंगलो के नाम से आप लोगों को डांस देखने को मिलेगा। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जिस भी राज्य से आप लोग आते हैं एटलीस्ट उसका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताना कोई डाउट हो तो अगर टॉपिक के अंदर। एक और इंटरेस्टिंग फेस्टिवल आप लोगों का मैं यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर न्यूज़ में था। ये है वंगला फेस्टिवल। कहाँ पर? त्रिपुरा मेघालय के अंदर में। लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेघालय की तो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, ये है मेघालय, जो कि अकेला राज्य टच करता है इसको आसाम। बाकी दूसरी साइड में आप लोगों को बांग्लादेश टच करता हुआ नजर आता है। तो यहाँ से रिलेटेड आप लोगों को ये पर्टिकुलर फेस्टिवल देखने को मिलेगा, यानी कि अगेन नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड ये फेस्टिवल है जिसका नाम है वंगला फेस्टिवल। तो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये फेस्टिवल जो है यहाँ पर आप लोगों को ये जो ड्रम्स देखने को मिल रहे हैं, इनकी जो ढोल टाइप में आप लोगों को नजर आ रहे हैं, इसके नाम से यहाँ पर इस फेस्टिवल को 100 ड्रम्स फेस्टिवल भी बोलते हैं। यानी कि ये जो ढोल है यहाँ पर ये 100 ड्रम फेस्टिवल इसकी वजह से यहाँ पर बुलाता है क्योंकि मोस्ट पॉपुलर है ये गायरो, जो कि पर्टिकुलर एरिया मेघालय के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। खासी गायरो जैंत्या जो हिल एरिया है वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। तो गायरो जो बेसिकली फेस्टिवल आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें इस तरीके 100 के करीब जो हैं वो ड्रम बजाए जाते हैं। ये फेस्टिवल भी एक तरीका ऐसा फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्टिंग सीजन के लिए है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पर पर्टिकुलर नाम दिया गया है जिसका नाम रखा गया है सलजोंग, SALJONG। सलजोंग क्या है मतलब? यानी कि सन गॉड ऑफ हार्वेस्ट या फिर फर्टिलिटी, यानी कि जो पैदावार होती है उससे रिलेटेड जो गॉड है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। और ये पर्टिकुलर सेलिब्रेशन जो है ये जब कोई हार्वेस्टिंग पीरियड जो है वो खत्म हो जाता है, यानी कि जब कटाई हो जाती है फसल की, तो उस टाइम पर ये एक तरीके से एक इंजॉयमेंट का तरीका है, खासकर अपनी जो भी अच्छी फसल हुई है उसको इंजॉय करने का।
इसके अंदर में कई सारे कंपटीशन रखे जाते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा आसपास में जो कोई मेला होता है, आप लोग मेले में जाते हैं तो वहां पर आप लोगों ने देखा होगा कि कई सारे झूले रहते हैं, कई सारे एक तरीके नाटक वगैरह, नक्कड़ जो नाटक जो चलाए जाते हैं, कठपुतली के डांस वगैरह। तो ऐसे ही यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो गेम है जिसका नाम आप लोग याद रखते हैं, जैसे यहाँ पर नाम हो गया बुधुशाला, ठीक है। तो बुधुशाला अगर पूछे क्या है यहाँ पर, तो बुधुशाला है यहाँ पर टग ऑफ वॉर, ठीक है। तो ये बुधुशाला आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि एक तरीके से रस्सा खींचने वाली बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों के सामने आता है रोलंग दी, ठीक है। तो ये आप लोगों को नजर आएगा, स्टोन को एक जैसे दूसरी जगह पर शिफ्ट करने की बात की जा रही है, तो ये रोंग दी या फिर यहाँ पर ये स्टोन शिफ्टिंग भी आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं जो ड्रम बनाए जाते हैं या वुमेन जो है इस तरीके फॉर्मेशन करती है, तो जो यहाँ पर सलजोंग जो कि सन ऑफ, जो एक तरीके से सन गॉड ऑफ हार्वेस्टिंग या फिर फर्टिलिटी है, उसको एक तरीके से खुश करने के लिए यहाँ पर ये सारी चीजें की जाती हैं। तो दोनों के दोनों फेस्टिवल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आप लोगों से पूछे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे दी है जो भी बताए हैं, और हिंदी में भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोनों फेस्टिवल में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। पहला हम लोगों ने देखा यहाँ पर लंबाड़ी डांस, और दूसरा यहाँ पर देखा बेसिकली ये इंटरेस्टिंग है जो कि है वंगला नृत्य, ठीक है, या फिर वंगला डांस। ओके दोस्तों, रिसेंटली आप लोगों ने कई सारे ऐसे केस सुने होंगे कि हमारे देश में से जो तस्वीर यानी कि जो स्टेचू है वो चुरा कर ले गई ऑस्ट्रेलिया या फिर यूके या फिर यूएसए, और वहाँ से हम लोग इनको वापस लेकर आ रहे हैं। तो ये इनको आप लोग एंटीक पीस नॉर्मली बोलते हैं, यानी कि एक तरीके से बिल्कुल अपने ही आप में यूनिक चीज़ जो कि हमारी देश की हिस्ट्री या फिर कल्चर के साथ में कनेक्टेड है। तो इनका एक ड्यूरेशन यहाँ पर देखने को मिलता है कि किन को हम लोग एंटीक पीस बोलेंगे। तो उसके बारे में यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ, टोटल नंबर ऑफ जो ये स्टेचू है वो जो तमिलनाडु से चुराई गई हैं लगभग 1200 के करीब हैं। अगर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं अब यहाँ से कितने लार्ज स्केल पर यहाँ पर ये इतनी ज़्यादा चीज़ें चुराई गई हैं। बहुत सारी तो ऐसी हैं जो कि आज तक ट्रेस भी नहीं की जा रही है, कहाँ पर ले जाकर बेच दी गई हैं, और अलग अलग टेम्पल से, अलग अलग एरिया से लगभग यहाँ पर 11,500 के करीब जो हैं, लगभग 36,595 के अंडर जो हैं आप लोगों को देखने को मिलेगा। अलग अलग रीजन से यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं चुराई गई हैं और कहीं ना कहीं पहुँची हैं। अभी इसी के रिलेटेड यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है जो कि हमारे देश में एक कानून भी है इससे रिलेटेड, और इसके ऊपर आप लोगों ने साउथ इंडिया की एक मूवी भी देखी होगी, और उसी मूवी के ऊपर बॉलीवुड ने भी एक मूवी बनाई है। मूवी का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, पर उसमें जो अरशद वारसी है यहाँ पर जो नेता रहता है, और वो बेसिकली एक तरीके से चोरी करके मूर्तियों का व्यापार करता है, उस तरीके से वो कुछ एक मूवी है, ठीक है। मूवी का नाम याद आए तो आप लोग बताना। तो बात की जा रही है यहाँ पर जो एंटीक्स एंड आर्ट ट्रेजर एक्ट है हमारे देश में, जिसको आटा 1972 बोला गया है, यानी कि 1972 में हमारी सरकार को भी ये समझ में आ गया कि यार ये हरकतें बहुत बढ़ेंगी, तो इसको कैसे टैकल करना है, तो वो एक प्रॉपर कानून लेकर इसके ऊपर आ गई। अभी यहाँ पर ये एक न्यूज़ में किस लिए है, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर में एक इंसान जाता है अपनी पिटीशन लेकर और बोलता है कि जो भी एंटीक्स जो हैं जो 100 साल से पुरानी, यानी कि मटेरियल अराउंड 100 ईयर और ओल्डर, नोट एन एंटीक, यानी कि वो एंटीक नहीं होगा, उसने ये बोला पिटिशनर ने। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया, उसकी पिटिशन जो है वो कैंसिल कर दी गई और बोला ये सही नहीं है। यहाँ पर जो एक्ट है वो यहाँ पर इसको रेगुलेट करता है ताकि कोई भी ऐसी हमारे देश के अंदर से कोई ऐसा पीस है, कोई ऐसी एक कल्चर से रिलेटेड जो हमारी चीजें हैं उनको चोरी न किया जा सके, स्मगलिंग न की जा सके उनकी, तो उसके चलते यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलती हैं। अगर बात करें, ये कवर करता है अपने अंदर कोई भी ऐसा एंटीक जो कि एग्जिस्ट करता है फॉर नोट लेस देन 100 ईयर, इंक्लूडिंग स्कल्पचर जो होते हैं, स्टोन होते हैं, टेराकोटा मटेरियल, आइवरी, ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। या फिर जो पेंटिंग्स होती हैं, वुड्स, क्लोथ्स, या फिर जो स्किन होती हैं, ये भी आप लोगों को इसके अंदर नजर आएंगी। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये कि जो ये हरकतें चलती हैं इनको रोकने के लिए कोशिश ये की जा रही है कि हमारी कल्चर का जो भी पार्ट है वो हमारे देश के अंदर में रहे, और हमारी कंट्री के अंदर में जो भी म्यूजियम है, जिनको आप लोग संग्रहालय भी बेसिकली बोलते हैं, उसके अंदर में ये चीजें रखी रहें और आने वाली जनरेशन भी इनके बारे में पढ़े जाने कि ऐसी चीजें भी हमारे देश में देखने को मिलती हैं। तो यह है बेसिक इन्फॉर्मेशन। दिल्ली हाई कोर्ट से रिलेटेड न्यूज भी हो गई, एक पर्टिकुलर कानून भी हो गया, और क्या क्या इसके बारे में सिचुएशन है, कंडीशन है, वो भी हो गई। कई सारी मूवीज होती हैं यार, उनको देखा करो, आप लोग एग्जैक्ट सिचुएशन समझ पाते हो कि ये रियलिटी में क्या है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को बताता है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर ये चीजें देश के अंदर देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसलिए पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर पिक्चर आप लोगों को दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, आप लोगों को बताना है ये किससे रिलेटेड है। यूपीएससी इससे रिलेटेड आप लोगों से एमसीक्यू का क्वेश्चन ऑलरेडी पूछ चुकी है।
देखता हूं कौन कौन बताता है। अगर पुराने क्वेश्चन देखे होंगे तो आप लोगों को जरूर पता होगा। आप लोगों के सामने काफी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आने वाले हैं, इनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। देखता हूं सही आंसर इसका कौन देता है। आई होप कि आप लोग अच्छे से इसका आंसर दोगे। ये पर्टिकुलर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम के अंदर में। बोला गया कि व्हाट वाज इंट्रोड्यूस इन 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि रिसेंटली अभी न्यूज में है। आप लोगों को बताना है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल बैकवर्ड कमीशन को, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, 10% रिजर्वेशन दिया गया था इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को, या फिर जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंप्लीमेंट किया गया। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात की गई कि ओनली इंडियन कंपनी कौन सी है टॉप 100 रैंक में, जो फोरबेस के द्वारा यहां पर लिस्ट तैयार की गई है, जो कि बता रही है कि वर्ल्ड में बेस्ट इंप्लॉयर रैंकिंग है किसकी? टाटा कंसल्टेंसी, रिलायंस, आदित्य बिरला या फिर एचडीएफसी बैंक की। तो सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी, आप लोग आंसर देना है। कौन सी कंट्री होस्ट कर रही है 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, जो कि सीओपी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? ये सही आंसर आप लोगों को बताना है। और ये तो इतनी बार मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं, मुझे लगता है कि नींद में, सपने में, सोते सोते भी इसका आंसर दे सकते हो बड़बड़ाते हुए। मैंने कहते कि नींद में बड़बड़ा रहा है तो क्या कर रहा है भाई साहब, क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर दे रहा है तो यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलती है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये अभी कहां पर देखने को मिल रहा है? इसकी पर्टिकुलर सिटी का नाम भी आप लोगों को बताना है। यूएई, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया या फिर ब्राजील। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। बात की जा रही है यहां पर जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। ये ऑब्जर्व किया गया बर्थ एनिवर्सरी किस पर्टिकुलर लीडर से रिलेटेड है, यहां पर ये बताना है। भीमराव अंबेडकर जी, बिरसा मुंडा, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसी के साथ में यहां पर आयान कली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, अंबेडकर जी, चाहे बिरसा मुंडा जी, वल्लभ पटेल जी या फिर आयान कली जी। तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? ए बी सी एफ डी, वो आप लोगों को बताना है। वैसे जनजातीय यानी कि आदिवासी कम्युनिटी से रिलेटेड अगर बात की जाए तो बड़ी आसानी से आप लोग आंसर दे सकते हैं बिना कोई ज्यादा दिमाग लगाए हुए। सी सेट का एक बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। वीडियो को पॉज कर आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आप लोगों को बताना है कि सही आंसर यहां पर क्या होगा। ठीक है, तो देखता हूं कौन यहां पर सही आंसर देता है। तब तक आप लोग को मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट रिवर कवर करा देता हूं, उसके बाद में फिर हम लोग यहां पर इनके आंसर देखेंगे और फिर हम लोग डिटेल में वोकैबुलरीज जो है वो कवर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर देखते हैं। तो ये पर्टिकुलर लोकेशन है आप लोगों के सामने। ये जो रिवर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है ये है ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। नाम क्या है इसका? डेमेंटिना रिवर, जो कि यहां पर आप लोगों को पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, सेंट्रल वेस्ट क्वींसलैंड और इसी के साथ में नॉर्थ ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को नजर आएगी। लगभग 900 किलोमीटर लंबी ये रिवर आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन इसके लिए प्रोवाइड करा दिए, पर एटलीस्ट रिवर का नाम आप लोगों को यहां पर पता होना चाहिए। अगर कल को कोई क्वेश्चन पूछे तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी चीजें बताई जा रही हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जिसको ये डाउट रहता है तो उस डाउट में बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं आना है। ठीक है, अब क्वेश्चंस देखते हैं, इनके आंसर देखते हैं। देखता हूं कौन कौन सही आंसर दे रहा है। देखिए अटेम्प्ट कर लिया करो। ठीक है, अटेम्प्ट करोगे तो यहीं पर ही गलत हो जाएगा और यहीं पर गलत होगा तो एग्जाम में आप लोगों को दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बेसिकली किया गया यहाँ पर 103वां, वो किसके लिए है? वो 10% रिजर्वेशन के लिए। 103 के आगे जो 10 लगा हुआ है तो इसके हिसाब से आप लोग याद रख लेना। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए EWS यानी कि ये इनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया 2019 में। 5 जज की बेंच के द्वारा अभी यहाँ पर स्प्लिट वर्डिक्ट दिया गया और इसको सही ठहराया गया। ठीक है, तो बाकी इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था इन तीनों के लिए, वो कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है। ये होमवर्क है आप लोगों का। टॉप कंपनी में कौन सी कंपनी यहां पर देखने को मिली? तो ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक लिस्ट है जो कि यहां पर फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट इंप्लॉयर रैंकिंग निकाली जाती है। रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया की बेस्ट इंप्लॉयर जो देखने को मिली, जो कि वर्ल्ड में 20th जो फिल्म है उसमें आप लोगों की लोकेशन ये पोजीशन अपनी बना पाई। ठीक है, तो रिलायंस ओनली जो है कंट्री में यहां पर टॉप 100 रैंक के अंदर आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है। ये समझ सकते हैं। द ग्लोबल रैंकिंग जो है टॉप की गई साउथ कोरिया के द्वारा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि सैमसंग जो है सबसे बेस्ट जो वर्क एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहा है। माइक्रोसॉफ्ट जो है यहां पर वो दूसरे नंबर पर, IBM जो है इसी के साथ में, और अल्फाबेट और एप्पल ये आगे तीसरे चौथे नंबर पर देखने को मिले। यानी कि कहीं पर अगर प्राइवेट में आप लोगों को जॉब करनी है तो सबसे बेस्ट जो माहौल मिल रहा है आज के डेट में वो मिल रहा है सैमसंग कंपनी के अंदर, जो कि साउथ कोरिया की है। इसी के साथ में यहां पर USA की जो माइक्रोसॉफ्ट है दूसरे नंबर पर वो है। इसी के साथ में USA की जो यहां पर ये और कंपनी IBM हो गया, अल्फाबेट हो गया और एप्पल हो गया, ये टॉप 5 कंपनी है जहां पर बेस्ट जो है एम्प्लॉयर जो है अपनी जिंदगी जी पाते हैं। ठीक है, हमारी कंट्री में रिलायंस है तो ये काफी बड़ी बात है।
आगे चलते हैं। 27th कॉन्फ्रेंस के बारे में मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था। 26th आप लोगों को पता है ऑलरेडी हो चुकी है ग्लासगो में, यूके के अंदर में, पर लेकिन 27th जो है वो इजिप्ट के अंदर देखने को मिल रही है। और लोकेशन का नाम भी आप लोगों को याद रखना है, जैसा मैंने आप लोगों को कई बार बोला है। उसका नाम आप लोग बताइए, याद हो जाना चाहिए, शर्म आनी चाहिए अगर आप लोग अब तक याद नहीं हुआ है, मतलब डांट नहीं रहा हूं। उसका नाम है शर्म अल शेख, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख लीजिए। तो शर्म अल शेख जो है इजिप्ट के अंदर में, वहां पर वो मीटिंग हो रही है। तो शर्म करो कि आप लोगों को अब तक शर्म का नाम याद नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहां पर बी हो गया। नेक्स्ट यहां पर ये बताई है जनजातीय गौरव दिवस, तो बी है इसका आंसर। ये बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा। 2021 में यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया गया 15 नवंबर को, यानी कि जो 15 नवंबर है वो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाएगा, ताकि ट्राइबल फ्रीडम फाइटर जो है उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके। तो ये एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर ये सामने रखा गया, इसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में था। तो क्वेश्चन बन सकते हैं, कंफ्यूजन में नहीं आना बिल्कुल भी। ये जो सी सेट वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोगों को सी देखने को मिलेगा। एक्सप्लेनेशन भी आप लोगों के सामने है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिटेल में एक एक बातें आप लोगों को बता दी गई है। ओके, 5 नए शब्द जो आप लोग की डिक्शनरी में ऐड होने जा रहे हैं आज, ये आप लोगों के सामने आने वाले हैं। आंसर राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में, एनडीए सीडीएस एसएससी बैंकिंग के अंदर तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम्स आप लोगों से पूछे जाते हैं, और अच्छे से आप लोग अगर इनके ऊपर सेंटेंस फॉर्म करोगे तो लंबे समय तक आप लोग याद भी रख पाओगे। 5 शब्द में से जो पहला शब्द है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सुनने में काफ़ी डिफरेंट लगता है, लुल, LULL। तो ये शांत काल बोला गया है, यानी कि किसी भी इंसान को अगर आप लोग भ्रामक तरीके से शांति फील कराना, उसको अच्छा महसूस कराना, एक तरीके से वो इरिटेट हो रहा है पर फिर भी उसको शांत करा देना, शांत करना, शांत कराना, तो एक तरीके से ये रहेगा लुल, ठीक है। तो यानी कि अच्छी चीज़ें अगर देखा जाए तो इसके अपोजिट होगा कि चीज़ों को बढ़ा देना बहुत ज़्यादा है, और वो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो आगे से लुल या फिर चुल जो 2 शब्द होते हैं चुल क्या है वो आप लोग बताना, लुल मैंने बता दिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट शब्द है और फीलिंग के साथ में कनेक्टेड है यहाँ पर, इसको बोलते हैं रेमिनिशेंट, यानी कि यादें ताजा करना। एक तरीके से आप लोग बोलते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ आप लोग, जैसे कि कॉलेज छोड़कर आ गए, ठीक है, तो किसी चीज़ को देखकर आप लोगों को याद आ गया, यहाँ पर बैठकर अपना ना मजे किया करते थे, पार्टी किया करते थे, तो वाली चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इन्हें कहने का मतलब यह है कि यादों को ताज़ा करना, बेसिकली आप लोग रेमिनिशेंट शब्द यूज कर सकते हैं। ये शब्द अक्सर आप लोगों ने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं सब्जुगेट। सब्जुगेट मतलब किसी चीज़ को अपने अधीन करना, अपने कंट्रोल में लेना, तो ये सब्जुगेट होता है। एक तरीके से किसी को अपने डोमिनेशन में लेकर आना, किसी को कॉन्कर करना, एक तरीके से अपने कंट्रोल में लेना, डिफीट करना, क्रश करना, खत्म कर देना। और इसके अगर बात करें तो अपोजिट लिबरेट हो जाएगा, इनके से छोड़ना, जिंदगी। कई बार ना एक तरीके से शांति में जिंदगी जी जाए तो उसको एक तरीके से जिंदगी अच्छे से व्यतीत करने वाली बात आती है। फिर एक शब्द आप लोगों ने कई बार सुना होगा, क्रेडिबल। ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी क्रेडिबल है, तो उसी से रिलेटेड है यहाँ पर क्रेडुलस, यानी कि भरोसेमंद। तो यानी कि ऐसी चीज जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके, ठीक है, तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर आप लोग एक तरीके से रिलाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से एक इसको यहाँ पर एक विश्वास करने वाली थिंग है यहाँ पर ये, तो क्रेडुलस शब्द आप लोगों के सामने है यहाँ पर ये शब्द है। यहाँ पर इसका ना, इसका शब्द का जो ये है प्लमेंट, यानी कि एक तरीके से गिरना, और वो भी हाई स्पीड से गिरना, यानी कि नीचे डिक्लाइन हो जाना किसी चीज का, तेज गति से सीधा नीचे गिरना। ये प्लोमेंट वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार टेस्ट लगा रहे हैं, स्कोर काफी तेजी से नीचे गिरता चला गया, ऐसे आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो ये एक शब्द है जो कि काफी इंटरेस्टिंग है ये भी अपने आप में। तो टोटल वैसे तो 5 शब्द आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन 5 नहीं है, बहुत सारे शब्द और भी हैं। अगर चाहो तो इनके ऊपर आप लोग सेंटेंस फॉर्मेशन कर सकते हो और इनको सेंटेंस में यूज भी कर सकते हो किसी के सामने। अगर बोलोगे तो सामने वाला ही बोलेगा वाह क्या इंग्लिश बोल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी इंग्लिश को भी इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनको एंजॉय करिएगा, कोई भी डाउट हो तो बताना, फिर उसको दूर किया जाएगा। तो कैसा लगा आज का ये डिस्कशन? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अगर रियलिटी में एंजॉय किया है तो फीडबैक जरूर देना, लाइक डिसलाइक कर कमेंट कर या फिर शेयर कर आप लोग इसको बता सकते हैं। अच्छे से एंजॉय किया करो यार, दिन आप लोगों के हाथ में पूरा पड़ा रहता है। स्टार्टिंग में अपना दिन शानदार तरीके से अगर स्टार्ट करोगे तो पूरा दिन अच्छे जाने की संभावनाएं रहती हैं। ये संभावनाएं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ानी है। लेक्चर को रिकॉल किया करो और बताया करो कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी। एक ऐसी चीज़ जो आज की डेट में लेक्चर के साथ में कम से कम ये तो लेकर जाना ही जाना है, वो कौन सी चीज़ होगी। फीडबैक जरूर देना। फीडबैक का मतलब होता है कि लेक्चर कैसा लगा, तो 5 में से कितने मार्क्स आप लोग दोगे, और अपने कल कितना अचीवमेंट किया आप लोगों ने उसमें भी आप लोग बता सकते हो 5 में से कितने मार्क्स अपने आप को आप लोग दोगे।
PDF टेलीग्राम पर मिल जाती है और ये सारे लिंक आप लोगों को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वीडियो के नीचे भी आप लोगों को मिल जाते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सारे लिंक मिल जाते हैं। मेरे साथ में कनेक्ट हो सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर पर, सारे वीर तालियान के नाम से डायरेक्ट भी जाकर आप लोग सर्च कर सकते हैं, या फिर प्राइवेटली कुछ मैसेज करना है तो वो भी आप लोग यहाँ पर इंस्टाग्राम या फिर studyloverveer@gmail.com पर आप लोग सेंड कर सकते हैं मुझे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। तो मौज लो, रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।